नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, रोहित भल्ला, आप सबका बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ। मैं एक फाइनेंस री-इंजीनियरिंग कोच, आज आप सबके साथ 13 फाइनेंशियल मिस्टेक्स साझा करने जा रहा हूँ और मैंने इसकी पीपीटी बनाई है। हम ये डिजिटली कनेक्ट हो रहे हैं, तो हमें किस बात का ध्यान रखना है? इन केस आपका नेटवर्क का कनेक्शन चला जाता है या मेरा नेटवर्क का कनेक्शन चला जाता है, तो हो सकता है थोड़े समय में वापस आ जाएगा। चिंता की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। बड़े आराम से सेशन लेने वाला हूँ। आपको सारे कॉन्सेप्ट्स अच्छे से समझा के ही आगे जाऊँगा। ठीक है जी? तो हमें क्या करना है? हमें ध्यान देना है किस तरफ? पीपीटी की तरफ। आवाज़ सुननी है मेरी, आपका फ़ोकस होना चाहिए पीपीटी की तरफ। जो कॉन्सेप्ट मैं आपको बताने वाला हूँ, बिल्कुल रियलिस्टिक हैं। आप किसी भी जनरेशन से हैं, किसी भी जेंडर से हैं, किसी भी क्लास से हैं, कितने भी एजुकेटेड हैं, कम पढ़े हैं, फिर भी ये सारे कॉन्सेप्ट्स आपके लिए ज़रूरी हैं, बहुत ज़रूरी हैं। ठीक है जी? तो हम शुरुआत करते हैं वेबिनार के लिए। वेबिनार का मैं आपको पीपीटी प्रेजेंट कर रहा हूं। फाइनेंस री इंजीनियरिंग कोच। मैं अपने आप को फाइनेंस री इंजीनियरिंग कोच बोलता हूं। इसका मतलब यह है कि मैं चाहता हूं कि आप अपने फाइनेंस को मेरे स्पेक्टिकल्स के थ्रू देखें, मेरे नज़रों से देखें। क्या फ़र्क है कि मैं आपके ही फाइनेंस को इस तरीके से री इंजीनियरिंग करके प्रेजेंट करूंगा ताकि आपको आपके पैसे की, आपको आपकी धनराशि की ज़्यादा समझ आ सके। आप उसको समझदारी से खर्च कर सकें और आप उसको समझदारी से निवेश कर सकें। बहुत ही सिंपल मुद्दा है। जब आप मेरे स्पेक्टिकल से अपने फाइनेंस को देखेंगे तो आपका फाइनेंस को देखने का नजरिया बदल जाएगा। इसलिए मैं अपने आप को बोलता हूं फाइनेंस री इंजीनियरिंग कोच। अब हम चलते हैं आगे के लिए। अब ये आज हमारा वेबिनार क्या है? आज हमारा वेबिनार है 13 फाइनेंशियल मिस्टेक्स। बेसिकली ये जो अगले 60 मिनट मैं आपकी जिंदगी के जो आपसे ले रहा हूं, बहुत ही कीमती 60 मिनट आपकी जिंदगी के आपसे जो ले रहा हूं, उसमें मैं आपके साथ क्या साझा करने वाला हूं, उसमें मैं आपके साथ आपके जीवन की, मेरे जीवन की, हम सबके जीवन में आने वाली 13 फाइनेंशियल मिस्टेक्स साझा करने वाला हूं। इसका होराइजन 40 साल का है। होराइजन मतलब उसकी अवधि 40 साल की है। 40 साल की कैसे? जब आपको आपकी पहली सैलरी मिलती है 20 साल 21 साल की उम्र में, पहली सैलरी से लेके आपके रिटायरमेंट तक, जब आप रिटायर होते हैं 60 साल में, तो आपकी आखिरी सैलरी मिलने तक आपका होराइजन है 40 साल का। ठीक है? तो वो 40 साल में आप जो फाइनेंशियल मिस्टेक्स को एनकाउंटर करने वाले हैं, आप जो फाइनेंशियल मिस्टेक्स को कमिट करने वाले हैं, वो मैं आपके साथ साझा करने वाला हूं। तो हो सकता है कुछ चीजें आप ऑलरेडी कमिट कर चुके हैं, कुछ चीजों के लिए मैं आपको फास्ट फॉरवर्ड करके आपके आने वाले समय के बारे में जानकारी दूंगा। नोट्स बनाते रहिए, कुछ भी मिस मत कीजिएगा। जो आपने मिस किया वो आपकी लाइफ में होने ही वाला है। हो सकता है कि आपकी लाइफ में कोई मिस्टेक पहले हो जाए, हो सकता है कि कोई मिस्टेक आपकी लाइफ में आपके थोड़े से देर उम्र में हो जाए, मतलब 30 साल में, 35 साल में, 40 साल में, लेकिन आप ये 13 मिस्टेक्स को एनकाउंटर करेंगे ही करेंगे। ठीक है जी, तैयार हैं आप लोग? देखिए, बहुत ही एक्साइटिंग वेबिनार होने वाला है, बहुत सारी जानकारी हमें मिलने वाली है। बिल्कुल तैयार रहिए। कुछ भी बेचने के लिए नहीं आया हूं, बिल्कुल इंफॉर्मेटिव वेबिनार है। बहुत ही अच्छे मन से आपके साथ ये इंफॉर्मेशन शेयर करने के लिए आया हूं। तो हम शुरुआत करते हैं। आपने अपनी पढ़ाई खत्म कर ली है और आपको आपकी पहली जॉब मिल चुकी है, आपने काम पे जाना शुरू कर दिया है और आपकी पहली सैलरी आने वाली है। देखिए, जब लड़का कमाने लगता है या लड़की कमाने लगती है तो कमाऊ पुत हो जाता है, मतलब कमाने वाला बच्चा हो जाता है और उसे हम बड़ा मानने लगते हैं। और जब आपकी पहली सैलरी आने वाली होती है तो आप बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं। देखिए, जब मुझे मेरी पहली सैलरी मिलने वाली थी तो मैं तो 7वें आसमान पे था। मैंने इतनी सारी अपनी बड़ी-बड़ी बकेट लिस्ट बना ली थी कि मैं अपने पिताजी को ये गिफ्ट दूँगा, माताजी को ये गिफ्ट दूँगा, भाई को ये दूँगा, बहन को ये दूँगा, दोस्तों को। हम सब ऐसा करते हैं क्योंकि हम चाहते हैं
पूरे जग को ये मालूम पड़े कि हमें पहली सैलरी मिली है और वो सैलरी से हम कुछ ना कुछ लोगों को देना चाहते हैं। हम वो प्रेम से लोगों को देना चाहते हैं, ठीक है? तो जब आपकी पहली सैलरी आने वाली होती है, तो आपके मन में भी बहुत सारी अच्छे-अच्छे विचार चल रहे होते हैं। आपके उसमें भी बकेट लिस्ट होती है कि मैं माताजी, पिताजी को क्या दूँगा, दोस्तों को क्या दूँगा, वो बहुत कुछ होता है। और उस प्रोसेस में आप अपने जीवन काल का पहली गलती, फर्स्ट मिस्टेक कमिट करते हैं। आप क्या करते हैं? आप ले लेते हैं एक एक्सपेंसिव मोबाइल। ठीक है जी, आपकी सैलरी है 10,000 की और आप 1 लाख, सवा लाख, 1.5 लाख का मोबाइल खरीद लेते हैं। क्यों ले लेते हैं? स्टेटस सिंबल है, कमाऊ पुत हो गया है जी, बच्चा कमाने लग गया है, दोस्तों के ऊपर इंप्रेशन डालना है, गर्लफ्रेंड को इंप्रेस करना है, बॉस को इंप्रेस करना है, पड़ोसी को इंप्रेस करना है। तो हम बहुत सारे लोगों को इंप्रेस करने के लिए एक एक्सपेंसिव मोबाइल ले लेते हैं। इनकम है 10,000, मोबाइल हमने खरीद लिया है 1.5 लाख का। तो क्या हुआ जी? हमने 15x का एक्सपेंस कर दिया है। 15x कैसे? 10,000 हमारी इनकम है, 1.5 लाख का हमने मोबाइल खरीद लिया, 15x का हमने एक्सपेंस कर लिया है। तो क्या होगा जी? आप अगले जितने समय के लिए आप उसकी ईएमआई भरने वाले हैं मोबाइल की, तब तक आप उस जॉब में बंध गए। ठीक है जी? तो क्या ये सही डिसीजन है? ये बिल्कुल गलत डिसीजन है। क्यों गलत डिसीजन है? हम मोबाइल का इस्तेमाल किस लिए करते हैं? फोन लेने के लिए, फोन करने के लिए, मैसेज करने के लिए। अब तो जी व्हाट्सएप का जमाना आ गया, तो व्हाट्सएप पे हम लोग क्या करते हैं? मैसेज भेजते हैं, मैसेज लेते हैं, वॉइस कॉल करते हैं, वीडियो कॉल करते हैं और उसके बाद हम यूट्यूब पे चले जाते हैं, इंस्टाग्राम पे चले जाते हैं, रील देखते हैं और एंटरटेनमेंट के बहुत सारे यूट्यूब पे प्रोग्राम देखते हैं। मेरे को इससे कुछ भी हर्जा नहीं है। लेकिन आप जो भी कर रहे हैं, आपने जो भी खर्चा किया है, उससे आप कहीं पे वैल्यू एडिशन नहीं कर रहे। वैल्यू एडिशन नहीं कर रहे, आप अपना नॉलेज नहीं बढ़ा रहे हैं, आप वो मोबाइल के ज़रिए कुछ पैसे नहीं कमा रहे हैं, आपकी इनकम बढ़ नहीं रही है। आपका डेटा का खर्चा हो रहा है। हाँ जी, आप मोबाइल लेंगे तो आपको डेटा लगेगा, आप उसको चार्ज करेंगे तो बिजली का बिल आपका आएगा, तो आप बेसिकली खर्चा कर रहे हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, आप अपने जीवन का सबसे बहुमूल्य समय लगा रहे हैं रील देखने में, एंटरटेनमेंट पे। तो क्या होने वाला है? वही समय अगर आप कुछ सीखने में लगा देते हैं, वही समय आप कुछ एफिलिएट मार्केटिंग करके पैसे कमाने की कोशिश कर सकते हैं, तो वो आपका जो खर्चा है, वो एक निवेश में कन्वर्ट हो सकता है। लेकिन ये जो काम है, जो मैं आपसे कह रहा हूँ, सीखने का काम, एफिलिएट मार्केटिंग का, ये बहुत कम लोग करते हैं। ज़्यादातर लोग अपने मोबाइल का स्टेटस सिंबल के लिए इस्तेमाल करते हैं। लोगों को कहीं पे भी जाएँगे तो फट से दिखाएँगे कि मेरे पास एक ब्रांडेड एक्सपेंसिव मोबाइल है। तो जब आप ऐसा कुछ करते हैं तो आप ये खर्चा करते हैं और ये आपके जीवन की पहली गलती होती है। जो अक्सर 20-22 साल के जो अर्ली 20s वाले जो होते हैं, वो ये सारी गलती करते ही करते हैं। ठीक है जी? अब हम चलते हैं आपकी और मेरी दूसरे नंबर की गलती। अब आप जॉब में थोड़े सेट हो चुके हैं, आपकी सैलरी आ रही है, आपका मोबाइल का ईएमआई कट रहा है। अब आपको थोड़ा-सा लोगों ने रिकॉग्निशन देना शुरू कर दिया, आपने ऑफिस में परफॉर्म कर दिया है। अब आप बन गए हैं टीम लीडर। आपको बहुत-बहुत शुभकामनाएँ टीम लीडर बनने के लिए। तो जब आप टीम लीडर बनते हैं तो क्या होता है? आपका स्टेटस बढ़ जाता है। आपको लोग भाग रिपोर्ट करना शुरू करते हैं, आप अपने बॉस के भी ब्लू आई बेबी बन जाते हैं और उस प्रोसेस में आप अपने जीवन की दूसरी गलती कमिट करते हैं और आप तुरंत एक एक्सपेंसिव बाइक खरीद लेते हैं। ठीक है जी, अब आप बोलोगे एक्सपेंसिव बाइक खरीदने में रोहित भाई क्या तकलीफ है? बिल्कुल तकलीफ नहीं है। आप बाइक क्यों खरीद रहे हैं? क्योंकि आपको घर से ऑफिस जाना है, आपको अपने दोस्तों को इम्प्रेस करना है, आपको अपने बॉस को इम्प्रेस करना है, आपको अपनी जो टीम वाले हैं मेंबर्स उनको इम्प्रेस करना है, तो आपने बाइक खरीद लिया। बाइक खरीदने में कोई तकलीफ नहीं है। तकलीफ कहाँ है? जब आप ये एक्सपेंसिव बाइक खरीदते हैं, तो क्या आपके फाइनेंशियल स्ट्रक्चर में ऐसा प्रावधान है कि आप वो बाइक को अफ़ोर्ड कर सकते हैं? अफ़ोर्ड मतलब आपको उसमें पेट्रोल तो डालना ही पड़ेगा, आपको उसकी सर्विसिंग करानी ही पड़ेगी, आपको उसका पीयूसी लेना ही पड़ेगा, आपको उसका इंश्योरेंस करना ही पड़ेगा। ये सारे रिकरिंग एक्सपेंसेस हैं, ठीक है जी? आपने बाइक ली है, तो ये खर्चे आपके डे 1 से चालू हो जाएँगे। क्या आपके फाइनेंशियल स्ट्रक्चर में इसका प्रावधान है? क्या आपके फाइनेंशियल स्ट्रक्चर में क्या आप उस बाइक की ईएमआई भर सकते हैं? और अगर नहीं भर सकते हैं तो आपको बाइक लेने की आवश्यकता नहीं है। थोड़ा-सा रुकने की ज़रूरत है, थोड़ा-सा अपने जीवन को थामने की ज़रूरत है। अभी भी आपको पब्लिक ट्रांसपोर्ट को इस्तेमाल
कुछ समय के लिए कर लेना चाहिए, जब तक आप फाइनेंशियली साउंड नहीं होते, जब तक आप फाइनेंशियली कंफर्टेबल नहीं होते, जब आप ईएमआई कंफर्टेबली पे नहीं कर सकते हैं। ठीक है जी, ये आपकी मेरी दूसरी गलती होती है। ज्यादातर जो 20s वाले होते हैं वो ये गलती करते ही करते हैं, मैंने भी किया है। मैं बिल्कुल ऑनेस्ट आपको कन्फेशन बोलता हूं। अच्छा, अब इसका एक बड़ा भाई भी होता है, जो लोग भाग थोड़े से अपने स्टेटस में बढ़ जाते हैं, जॉब में बढ़ जाते हैं। आपको उन्होंने बना दिया है जी असिस्टेंट मैनेजर, आपको उन्होंने बना दिया है मैनेजर, आपको बना दिया है सेल्स मैनेजर, आपको बना दिया है टेरिटरी मैनेजर, एरिया मैनेजर। ऐसी आपको एक फैंसी डेजिग्नेशन दे दी है, आप बहुत अच्छी परफॉर्मेंस कर रहे हैं अपने ऑफिस में। तो फिर आप क्या करते हैं, आपको लगता है अब तो मैं साहब बन गया हूं, तो मुझे तो अब स्टेटस आ गया है जी, साहब बाइक पे थोड़ी जाएंगे, साहब को तो गाड़ी खरीदने की जरूरत है। और आप एक बड़ी सी गाड़ी खरीद लेते हैं। आप गाड़ी नहीं खरीद रहे हैं दोस्त, आप एक सफेद हाथी को घर में लेके आ रहे हैं। आप बोलोगे सफेद हाथी कैसे? देखिए, जब आप गाड़ी कैसे करोगे, खरीदेंगे, आप प्री ओन्ड कार लेंगे या ब्रांड न्यू कार लेंगे। दो ऑप्शन है आपके पास। जब आप गाड़ी खरीदेंगे, अगर आप नई गाड़ी खरीद रहे हैं तो आपको उसका रोड टैक्स भरना है, ठीक है, आपको उसकी इंश्योरेंस लेनी है, हर 6 महीने में आपको उसका पीयूसी कराना है, ठीक है जी, आपको हर 3 से 4 महीने में उसकी सर्विसिंग करानी है, हर तीसरे से चौथे साल में आपको उसके टायर बदली करने पड़ेंगे। जब जब आपका 15,000 20,000 किलोमीटर आपकी गाड़ी चलेगी तो आपकी मेजर सर्विस निकलेगी। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, फ्यूल कॉस्ट। फ्यूल जिस हिसाब से बढ़ते जा रहा है, पेट्रोल की कॉस्ट, डीजल की कॉस्ट बढ़ती जा रही है, तो यकीन मानिए ये जो गाड़ी है वो सफेद हाथी की तरह ही है। जब आप गाड़ी लेके आते हैं, आप बड़े शहर में आप रहते हैं, तो हो सकता है कि आपके पास पार्किंग भी ना हो, आप अपनी गाड़ी को खुले में रखते हो और रोज उसकी कीमत घट रही होगी, उसका डिप्रिसिएशन होते जा रहा है। आपने 6 लाख की गाड़ी ली और कुछ समय में उसकी कीमत हो जाती है 5.5 लाख, 5.25 लाख, 5 लाख, ठीक है जी। तो उसकी कीमत कम होती जा रही है। तो ये क्या होता है कि हम एक सफेद हाथी को पाल लेते हैं। देखिए, जब आप गाड़ी खरीद रहे हैं तो गाड़ी खरीदने का एक बहुत ही साइंटिफिक वे है, और वो फाइनेंस का क्या कॉन्सेप्ट है, वो है 24/10। वो क्या 24/10 है? जब भी आप कोई गाड़ी खरीदें तो उसकी जो भी ऑन रोड कॉस्ट है, जो भी ऑन रोड कॉस्ट है, उसका कम से कम 20% आपको डाउन पेमेंट करना ही करना है, पहली चीज। दूसरी चीज, अगर आप उसकी फंडिंग करा रहे हैं, आप अगर उसका फाइनेंस करा रहे हैं, तो आपका जो फाइनेंस का टेन्योर है, जो आप व्हीकल लोन ले रहे हैं, उसका टेन्योर 4 साल से ज्यादा नहीं होना चाहिए, 4 इयर्स मैक्सिमम। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, 10। ये जो 10 है वो मैक्सिमम लोग मिस कर देते हैं। 10 क्या है? जो आप ईएमआई दे रहे हैं, आपने अपनी गाड़ी का फाइनेंस कराया है, आप उसकी ईएमआई जो भर रहे हैं वो आपकी टेक होम सैलरी का 10% ही होना चाहिए। कितना जी? 10%। अक्सर लोग भाग क्या करते हैं, 15%, 20% कर देते हैं। जब जब आप वो 10% के रूल से डेविएशन लेंगे, तब तक आप अपने फाइनेंशियल स्ट्रक्चर में कहीं ना कहीं नुकसान करेंगे, कहीं ना कहीं दूसरे पैसे को आप यहां पे डाइवर्ट कर रहे हैं, आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट लग रही है। तो ये आपकी और मेरे जीवन की दूसरी फाइनेंशियल मिस्टेक होती है, जो अक्सर लोग करते हैं। लोग बाग बड़ी गाड़ी खरीदते हैं क्योंकि भाई ने खरीदा है, बहन ने खरीदा है, पड़ोसी ने खरीदा है। हमारे पास बहुत सारे विकल्प होते हैं अपने आप को कन्विंस करने के लिए कि रोहित भाई, बड़ी गाड़ी तो खरीदना मेरा बनता ही है। बहुत अच्छी बात है। अगर आपके फाइनेंशियल स्ट्रक्चर में ऐसा प्रावधान है, अगर आपके फाइनेंशियल स्ट्रक्चर का क्या मतलब है, आप जो इनकम कमा रहे हैं, अगर उसमें ऐसी कहीं पे गुंजाइश बनती है कि आप गाड़ी का ईएमआई कंफर्टेबली पे कर सकते हैं, मतलब आपके टेक होम सैलरी का 10% तक आप पे करके गाड़ी को अफोर्ड कर सकते हैं, बहुत अच्छी बात है, प्लीज गो अहेड। अदरवाइज थोड़ा सा थमने की जरूरत है, थोड़ा सा रुकने की जरूरत है। सब्र का फल बहुत मीठा होता है मेरे दोस्त। ये गलती मैंने कमिट की है, इसलिए आपसे साझा कर रहा हूं। अब जो मैं आपको तीसरी गलती बताने जा रहा हूं, मिस्टेक नंबर 3, ये हम सब के जीवन की फाइनेंशियल स्ट्रक्चर की दूसरी मेजर मिस्टेक होती है। हम सब अलग अलग गलतियां करते हैं। मैं आपके साथ 13 फाइनेंशियल मिस्टेक्स साझा कर रहा हूं। तो ये 13 में, ये जो मैं आपसे रैंकिंग बता रहा हूं, ये आपके एज के हिसाब से बता रहा हूं, मेरे एज के हिसाब से बता रहा हूं।
20 साल से 60 साल का जो होराइजन है, माफ कीजिएगा, 40 साल का जो होराइजन है, जैसे जैसे आपकी उम्र जाएगी वैसे वैसे आप गलतियां कमिट करेंगे। जो तीसरे नंबर की गलती है वो हो सकता है आप 25 साल, 27 साल, 30 साल, 32 साल की उम्र में कमिट करेंगे, ठीक है जी। लेकिन ये जो गलती है वो आपके मेरे फाइनेंशियल स्ट्रक्चर में सबसे बड़ा डेंट डालेगी, सबसे बड़ा तोड़फोड़ करेगी, सबसे बड़ा नुकसान करेगी। और ये दूसरे नंबर पे नुकसान करने के लिए आती है। वो क्या चीज है जी? वो है बहुत ही कमाल की चीज, वो है एक्सपेंसिव मैरिज। आप बोलोगे ये एक्सपेंसिव मैरिज की क्या बात है रोहित भाई? शादी तो करना बनता ही है, शादी नहीं करे क्या? बिल्कुल कीजिए, शादी करना चाहिए आपने, क्यों नहीं करना चाहिए? जब आप शादी करते हैं, शादी से पहले की जो तैयारियां होती हैं, तैयारी नहीं तैयारियां हैं, बहुत सारी चीजें होती है उसमें। तो तैयारियों में सबसे पहला क्या आता है? आजकल तो बाइंग पावर सबकी बढ़ चुकी है, हमारी सैलरीज अच्छी हो गई है और हमको बहुत सारे विकल्प बाजार में मिलने लग गए हैं। तो हम सब ये सपना देखते हैं कि मैं अपनी शादी पे, अपने दोस्तों की शादी पे या अपने परिवार के किसी भी सदस्य की जब शादी हो रही है, मेरे बच्चे की हो रही है, तो कम से कम लाइफ में एक बार तो मैं डिजाइनर क्लोथ पहनूं ही पहनूं, ब्रांडेड महंगे एक्सपेंसिव क्लोथ खरीदूं और उसको पहनूं और टशन में शादी पे जाऊं। पहली चीज। दूसरी चीज क्या होता है? आजकल हम बॉलीवुड में देखते हैं कि भाई शादी जो है एक त्योहार की तरह, फेस्टिवल की तरह सेलिब्रेट किया जाता है और हम भी वैसा ही करना चाहते हैं। आजकल तो वेडिंग प्लानर्स आ गए हैं बाजार में, जो आपकी शादी को, मतलब आपके आपके परिवार में किसी सदस्य की शादी है, उसको प्रोफेशनली हैंडल करते हैं, ठीक है जी। प्रोफेशनली हैंडल किया जाता है। अच्छा, जब शादी का कार्यक्रम होता है उससे पहले आप क्या कराते हैं? आप जो जोड़ा है, कपल है, न्यूली वेड जो कपल है, उसकी आप एक वीडियो शूट करवाते हैं। वो वीडियो शूट आप एकदम आउट ऑफ द वर्ल्ड करवाना चाहते हैं, ऐसा इम्पैक्ट देना चाहते हैं, लोगों को ऐसा फील कराना चाहते हैं कि दोस्त मैंने वीडियो इतना अच्छा जब बनाया है तो शादी अलग ही लेवल पे होगी, ठीक है जी। और आप वीडियो जो है बिल्कुल बॉलीवुड स्टाइल में उसको बनवाते हैं, प्रोफेशनल फोटोग्राफर को बुलाते हैं, सिनेमे फोटोग्राफर को बुलाते हैं और आप उसको बहुत हाई बजट में, हाँ जी, इफेक्ट देके बनवाते हैं और लोगों को जब शेयर करते हैं तो लोग फील गुड फील होता है। लोगों को लगता है जब वीडियो इतना अच्छा बना है तो ये शादी तो बहुत ही अलग लेवल पे करेंगे। अब हम इससे एक कदम और आगे चले गए हैं। हम चले गए हैं डेस्टिनेशन वेडिंग पे। डेस्टिनेशन वेडिंग में हम क्या करते हैं? हमारे यहाँ क्या हिंदू परंपरा के हिसाब से क्या होता है? आप पहले कराते हैं मेहंदी की रस्म, फिर आप कराते हैं हल्दी की रस्म, फिर आपकी होती है लेडीज संगीत, फिर आपकी कॉकटेल पार्टी होती है, फिर आपकी सेराबंदी होती है, फिर आपके फेरे होते हैं, फिर विदाई होती है, फिर रिसेप्शन होता है। तो हमारे बहुत सारे कार्यक्रम विवाह के समय होते हैं, ठीक है। उसके बाद घर आने के बाद भी बहुत सारे कार्यक्रम होते हैं, बट ये मैं मेजर कार्यक्रम आपसे साझा कर रहा हूं। तो अब हम क्या करते हैं? अब हम डेस्टिनेशन वेडिंग करना चाहते हैं तो हम क्या करते हैं? एक शहर में हम कराना चाहते हैं संगीत का कार्यक्रम, हम एक शहर में कराना चाहते हैं हल्दी का कार्यक्रम, हम एक शहर में कराना चाहते हैं कि भाई वहां पे मैं गिने चुने परिवार के लोगों को बुलाऊंगा और वहां पे मैं परिवार के बीच में ही बच्चों को फेरे दिलवाऊंगा, ठीक है जी। तो आप अलग अलग शहर में एक्टिविटीज कराना चाहते हैं, इसको सेलिब्रेट करना चाहते हैं और उसके बाद हम क्या करना चाहते हैं? अपने देश के अलग अलग शहरों में जाके रिसेप्शन करना चाहते हैं। हम ऐसा क्यों करना चाहते हैं? हम समाज में ये दिखाना चाहते हैं कि हमारी कितनी अच्छी प्रतिष्ठा है, हम बहुत अच्छे परिवार को बिलोंग करते हैं, हमारा सोशल स्टेटस बहुत अच्छा है, हमारा फाइनेंशियल स्टेटस बहुत बहुत स्ट्रांग है। और हम क्या करते हैं? पूरे शहर को बुलाना चाहते हैं, अपने मोहल्ले को, अपनी सोसाइटी को दुल्हन बनाना चाहते हैं, पूरी लाइटिंग कराना चाहते हैं। सबसे मजे की बात यह है कि आप जब शादी पे जाते हैं, इतने तरीके के वहां पे व्यंजन होते हैं, इतने तरीके की फूड आइटम्स होते हैं, स्टॉल्स लगते हैं। भैया, इंसान अगर वो सारी चीजों को टेस्ट भी करे ना, तो भी पॉसिबल नहीं है। मिठाई काउंटर होगा, आइसक्रीम का काउंटर होगा, खाने में स्टार्टर्स होंगे, चाइनीज, कॉन्टिनेंटल और पता नहीं क्या क्या चीजें होती है। बहुत अच्छी बात है। देखिए, आप ये जो व्यवस्था कर रहे हैं, वो उसका इम्पैक्ट सबसे पहले या कहां पे आता है? आपकी जेब पे आता है। पैसे आसमान से आने वाले नहीं है मेरे दोस्त। आपको ही अपने जेब में से, आपकी बचत में से पैसे को खर्चा करना पड़ेगा। तो आप क्या कर रहे हैं? बेसिकली मान लीजिए आपकी किट्टी में 10 करोड़ रुपए हैं और आपने अपने बच्चे की शादी पे या अपनी शादी पे
6 करोड़ रुपया खर्चा कर दिया, 60% आपने अपने कॉर्पस फंड में से निकाल के शादी पे खर्चा कर दिया, तो बचे क्या आपके पास? 4 करोड़ बचे, 4 बचे। तो 4 करोड़ ही आपके रिटायरमेंट कॉर्पस में रह जाएंगे। आपको क्या करना पड़ेगा? आपको अपने लाइफस्टाइल पे कहीं ना कहीं कंप्रोमाइज करना पड़ेगा जब आप बहुत एक्सपेंसिव शादी करते हैं। देखिए, अगर आप गांव में जाके इस चीज को देखें ना, तो वहां पे क्या रिवाज है कि भाई शादी करने के लिए अपने गहनों को वो गिरवी रख देते हैं, अपनी जमीन को, अपने घर को गिरवी रख देते हैं। कई बार तो परिस्थिति इतनी गंभीर होती है कि उन्हें अपनी जमीन को बेचना पड़ता है साहूकार को, कि सेठ जी पैसे दे दीजिए, बेटी की शादी करनी है, बेटी का ब्याह है, ये मेरी 4 बेटियां हैं, अभी तो शुरुआत कर रहा हूं, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, और सिलसिला चलता ही रहता है। और वो बेचारा मजबूर इंसान कर्जे के तले दबता चला जाता है, दबता चला जाता है, दबता चला जाता है, और उसकी परिस्थिति इतनी गंभीर हो जाती है दोस्तों, कि वो और उसकी अगली जनरेशन उस जो लोन उसने लिया है, जो कर्जा लिया है, उसको चुकाने में और उसके सूद को चुकाने में जिंदगी खत्म कर देता है। अब ये ट्रेंड जो है हमको गांव में तो होता ही, अब शहर में भी ये आ गया है। बहुत सारे लोग महंगी शादी करते हैं और उसके बाद क्या करते हैं, अपने लाइफस्टाइल पे कंप्रोमाइज करना शुरू कर देते हैं कि भाई मैंने खर्चा तो कर दिया, अब कहां से उसको मैं एडजस्ट करूं, अपने फाइनेंशियल स्ट्रक्चर में कहां से उसको पैसा निकालूं, बिल तो मेरे को भरना ही है, 5 स्टार में मैंने रिसोर्ट में शादी की है, तो कहीं ना कहीं तो मुझे उसको कंप्रोमाइज करना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं, अपने जो मेन, जहां पे हमको निवेश करना चाहिए, हम निवेश को काटना शुरू कर देते हैं, अपनी एसआईपी को कम कर देते हैं। ठीक है जी। तो ये आपकी, मेरे जीवन की दूसरी फाइनेंशियल स्ट्रक्चर में सबसे बड़ी गलती, दूसरी बड़ी गलती होती है, हो सकती है। तो जब भी आप शादी प्लान कर रहे हैं, थोड़ा सा सोच समझ के कीजिए। दिखावे के चक्कर में अपने कॉर्पस फंड को खराब मत कीजिए। लोग बाग एक बार आपकी वो एक्टिविटी को देखेंगे, लेकिन उस एक्टिविटी के लिए आप आने वाले अपने 20 साल, 25 साल, 50 साल खराब कर रहे हैं। हो सकता है आप अपनी एक जनरेशन को भी पीछे लेके जा रहे हैं। ठीक है जी। एक शादी, आजकल शादियां बहुत एक्सपेंसिव हो गई है, तो जब भी आप शादी प्लान कर रहे हैं, प्लीज मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है, अपनी चादर को सोच के, समझ के, माप के ही खर्चा कीजिए। दिखावे के चक्कर में अपना घर बेचने पे मत जाइए। ठीक है जी। अब हम चलते हैं चौथी गलती की तरफ। अब देखिए क्या होता है, गलतियों का सिलसिला एक के बाद एक, एक के बाद एक के बाद कड़ियों में जुड़ा हुआ है। आपने एक गलती की है, उस गलती से निकलते हैं आप दूसरी गलती में चले जाते हैं, उससे निकलते हैं तीसरी गलती में चले, तो ये आपका सिलसिला अब यहां से गलतियों का एक के बाद एक चलता चला जाएगा। ठीक है जी। तो चौथी गलती क्या होती है, आपने अपने बच्चे की शादी की, धूमधाम से की है, आपने वेडिंग डेस्टिनेशन की है, आगरा में शादी की है, या आपने जयपुर में जाके शादी की है, या आपने पैलेस में शादी की है, रिसोर्ट में की, तो आप क्या बोलते हो, भाई शादी जब मैंने अलग लेवल पे की है, तो हनीमून तो टॉप क्लास बनता ही है भाई। भाई जिंदगी में एक बार मैंने शादी करनी है, एक बार मैंने हनीमून पे जाना है, तो अपनी अर्धांगिनी को वर्ल्ड क्लास मुझे एक्सपीरियंस देना चाहिए। तो माता पिता क्या करते हैं, बच्चों को अगर हिंदुस्तान में है तो उनको टूरिस्ट डेस्टिनेशन पे भेज देते हैं, बेटा जाओ, आप शिमला चले जाओ, आप कुल्लू मनाली चले जाओ, ऐसे आप अलग अलग उनको डेस्टिनेशन में भेजते हैं। और जिनका बजट थोड़ा सा बड़ा होता है, वो देश के बाहर मॉरिशस चले जाओ, मालदीव्स चले जाओ, आप लंदन चले जाओ, आप यूरोप चले जाओ, ऐसे बहुत सारे विकल्प उनके पास होते हैं। देखिए जी, आपके पास तो दुनिया भर के विकल्प हैं पैसे को खर्च करने के लिए। समझदारी तो यही है कि आप अपनी जेब को समझ के, टटोल के किस तरीके से खर्चा करते हैं। आप कहते हैं ना भाई, नजर हटी दुर्घटना हुई। तो अगर आपकी नजर हट गई, आपके पैसे से नजर हट गई, तो दुर्घटना हो सकती है, और ये दुर्घटना आपको आपके फाइनेंशियल फ्रीडम के जो आपका गोल है, उससे 5 साल, 10 साल, 20 साल पीछे ले जा सकती है। तो बहुत सोच समझ के कीजिए। तो जब आप अपने बच्चे को इस तरीके के हनीमून पे भेजते हैं, तो डेफिनेटली आप अपनी जेब काट रहे हैं, या वो बच्चा अपनी जेब काट रहा है, क्योंकि भाई आपने अपना करियर शुरू किया, आपकी 25, 26, 28 साल, 30, 32 साल में आपकी शादी होती है, तो आपके पास हो सकता है 5 साल या 7 साल का ही आपने करियर अभी तक किया हो, और 5 साल, 7 साल में आपके बहुत ही लिमिटेड सेविंग्स हुई होगी। ठीक है ना जी। तो अगर आपने सेविंग्स की, तो आप अपनी शादी पे भी खर्चा कर रहे हो, उसके बाद आप हनीमून पे भी जा रहे हो। तो जब आप उस परिस्थिति में आएंगे, तो हो सकता है कि आपका बैंक बैलेंस
टाई फिश हो जाए, बहुत ही कम पैसे बचे क्योंकि आप तो भाई खर्चा करने पे निकल चुके हैं, खुले हाथ से खर्चा कर रहे हैं। तो ये जभी भी आप हनीमून पे जा रहे हैं, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, आपको अपनी अर्धांगिनी के साथ एक दिन थोड़ी रहना है दोस्तों, आपको तो उसके साथ अगले 30, 40, 50 साल तक निभाने हैं ना। दोनों को एक दूसरे को समझना है और निभानी है गाड़ी को तो एक ही दिन में क्यों खर्चा करना चाहते हो? ठीक है ना? तो थोड़ा-सा समझदारी से आप कीजिए। अच्छा, अब इसका भी हमारे पास एक भाई आ गया है। अब क्योंकि हमारा लाइफ़स्टाइल जो है वो बहुत चेंज हो गया, बहुत डायनामिक हो गया है। हमारी बाइंग पावर बढ़ गई है। हमारे पास जो ऑप्शंस है, विकल्प हैं बाज़ार में बहुत सारे अवेलेबल हो गए हैं। अवेयरनेस आ गई है, इंटरनेट ने हमको बहुत सारी जागरूकता दे दी है, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन हमको बटन दबाया और फट से आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। ठीक है ना जी? तो इन्फॉर्मेशन का सोर्स बहुत ईज़िली आपके पास अवेलेबल है। तो अब हमने क्या किया अपने लाइफ़स्टाइल में एक नई चीज़ को लेके आए, वीकेंड ट्रिप पे जाने का। सैटरडे, संडे हुआ तो चलो एक वीकेंड ट्रिप मार के आते हैं। 3 छुट्टियाँ हो गई तो हम क्या बोलते हैं, लॉन्ग वीकेंड मना के आते हैं। फिर आप क्या बोलते हो 2 महीने में यार थोड़ा-सा चेंज होना चाहिए यार, मज़ा नहीं आ रहा। हवा पानी बदल के आते हैं, तो 2 महीने में आप फिर एक ट्रिप मारने के लिए चले गए। फिर 3 महीने में आप वापस चले गए। फिर 6 महीने में आप बोलते हैं अरे बॉस 6 महीने हो गया तो मेरा तो जाना बनता ही बनता है। ठीक है जी? और जिनका फाइनेंशियल स्ट्रक्चर थोड़ा-सा अच्छा है, जिनकी इनकम अच्छी है तो बोलते हैं साल में 1 बार तो मेरा इंटरनेशनल ट्रिप बनता ही बनता है। 1 नहीं तो कम से कम 2 साल में मेरा इंटरनेशनल ट्रिप बनता ही बनता है। देखिए ये जो आप कहानी सुना रहे हैं मेरे को या मैं आपको जो कहानी बता रहा हूँ, शेयर कर रहा हूँ, साझा कर रहा हूँ, ये एक बहुत अच्छा ज़रिया है अपने बचत में से होल करके पैसों को निकालने का। फ़ील गुड फैक्टर है। जब-जब आप फाइनेंस के डिसीज़न को दिल से लेंगे, जब-जब आप फाइनेंस के डिसीज़न को दिल से लेंगे, तब-तब आपका पैसा टूटेगा ही टूटेगा मेरे दोस्तों। फाइनेंस के डिसीजन को थोड़ा-सा दिमाग से लेने की ज़रूरत है। थोड़ा-सा सोच के, बूझ के, समझ के लेने की ज़रूरत है। जब-जब आप किसी भी फाइनेंशियल डिसीजन को थोड़ा-सा सोचेंगे, अपने दिमाग को मंथन करेंगे, तो आपको सही विकल्प, सही चीज़ आपके सामने आके बिल्कुल रूबरू हो जाएगी। आपको समझ में आएगा कि मुझे यहाँ खर्चा करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। ये जो मैं खर्चा कर रहा हूँ, क्या ये फ़ील गुड फैक्टर है? क्या ये मेरी लाइफ में कुछ वैल्यू एडिशन करने वाला है या ये कोई निवेश है या ये घाटे का सौदा है। तो जब-जब आप इस तरीके के वेकेशन पे निकलते हैं, अगर आपके फाइनेंशियल स्ट्रक्चर में ऐसा कोई प्रावधान है, देखिए हर बार मैं आपको एक ही लाइन बोलता रहूँगा, फाइनेंशियल स्ट्रक्चर में ये प्रावधान है क्या? ये आपको भी अगले 60 मिनट में याद हो जाएगा क्योंकि हम सब की जिंदगी फाइनेंशियल फ्रीडम पाने के लिए सिर्फ इस लाइन के ऊपर निर्भर करती है कि क्या मेरे फाइनेंशियल स्ट्रक्चर में ये खर्चा करने का प्रावधान है या नहीं है। और अगर नहीं है तो दोस्तों रुकने की जरूरत है, थमने की जरूरत है। लंबी है जिंदगी, आज ही मौज करोगे तो आगे क्या करोगे। देखिए हमने बहुत सारे लोगों को देखा है वो अपने प्राइम टाइम में यंग डेज में तो तूफानी तरीके से खर्चा करते हैं और जब उनका जिंदगी की शाम होती है, बहुत मुश्किल से कटती है दोस्तों। उनको वो अपनी शाम एक-एक दिन निकालने के लिए अपने बच्चों पे निर्भर होना पड़ता है, अपने रिश्तेदारों पे निर्भर होना पड़ता है। अनफॉर्च्यूनेटली कुछ लोगों को तो ओल्ड एज होम में जाके वो शाम बितानी पड़ती है। ये मैं आपसे साझा इसलिए कर रहा हूँ कि हम सबकी ज़िंदगी में ऐसी मुश्किल शाम नहीं आए, उसके लिए हमें अभी से थोड़े से अपने खर्चों को काटने की ज़रूरत है, पकड़ने की ज़रूरत है ताकि हमारी शाम ज़िंदगी की अच्छी कट सके। अब हम चलते हैं जी 5वीं गलती की तरफ। ये 5वीं गलती आपकी, मेरी, हम सबकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी फाइनेंशियल मिस्टेक होती है। सबसे बड़ी फाइनेंशियल मिस्टेक। वो क्या होता है? हम एक एक्सपेंसिव, एक लैविश घर लेते हैं। आप बोलोगे रोहित भाई रोटी, कपड़ा, मकान तो ज़रूरी है, हमारे बुजुर्गों ने हमसे कहा है। बिल्कुल सही बात है दोस्तों। हमारे बुजुर्गों ने रोटी, कपड़ा, मकान बोला है। उन्होंने ये नहीं कहा है दोस्त कि आपको डुप्ले बनाना है। उन्होंने ये नहीं कहा है कि 3 बेडरूम का लैविश घर लीजिए। उन्होंने ये नहीं कहा है कि भाई आप बंगलो लीजिए। उन्होंने कहा है घर। ये घर की डेफिनेशन बहुत रिलेटिव है। जो इंसान 1 बेडरूम में रहता है उसको लगता है कि मुझे 2 बेडरूम का घर लेना चाहिए। 2 बेडरूम वाला बोलता है कि मेरे को 3 बेडरूम में जाना है। 3 बेडरूम वाला बोलता है मेरे को बड़े वाले 3 बेडरूम में जाना है। 3 बेडरूम वाला बोलता है मेरे को 4 बेडरूम में जाना है। मेरे को डुप्ले लेना है, मुझे पेंट हाउस लेना है,
मुझे बंगलों में जाना है। हम हमेशा अपने स्टेटस से एक स्टेटस ऊपर जाना चाहते हैं, ठीक है जी। फिर आजकल क्या है, क्योंकि आजकल बहुत ज्यादा मॉडर्नाइजेशन हो गया है, हमारे पास बाजार में बहुत सारे विकल्प आ गए हैं। रियल एस्टेट में सिनेरियो चेंज होते जा रहा है, टाउनशिप का कॉन्सेप्ट आ गया, तो हम अब क्या बोलते हैं, हम अच्छे एनवायरनमेंट में अपने बच्चों को रखना चाहते हैं, हम अपने बच्चों को अच्छी संगति में रखना चाहते हैं। तो हम क्या करते हैं, हम टाउनशिप में जाना चाहते हैं, बड़ा घर लेना चाहते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप बड़ा घर मत लीजिए। जब आप बड़ा घर लेते हैं, ठीक है जी, बड़ा घर लेंगे मतलब उसकी कीमत बड़ी होगी, और आज के दिन में घर खरीदने के लिए आपको होम लोन लेना पड़ता है। बिना होम लोन लिए तो दोस्तों घर हम खरीद ही नहीं सकते, सोच भी नहीं सकते, ठीक है जी। तो आप जो होम लोन लेते हैं वो आप अपने जीवन काल का सबसे बड़े टेन्योर का लोन लेते हैं, 15 साल, 20 साल, 22 साल, 25 साल, 30 साल, और उसको चुकाने के लिए, अपने होम लोन का हफ्ता भरने के लिए, उसकी ईएमआई भरने के लिए हमें जॉब करते रहना पड़ता है। कल को हमारे बॉस से बनी नहीं, हमारा बॉस हमसे नाराज हो गया, वो हमें 4 गाली देगा तो भी हमें मजबूरी में काम करना पड़ेगा, क्योंकि हमें अपने घर का हफ्ता भरना है, ईएमआई भरना है। और ये मेरे साथ नहीं, सबके साथ ऐसा जिंदगी में होता ही होता है। कई बार आपके जीवन काल में ऐसे मुश्किल घड़ी आती है, आपको लगता है अरे सब कुछ छोड़ देता हूँ, नौकरी छोड़ देता हूँ, धंधा छोड़ देता हूँ, बात बन नहीं रही है, खटपट हो रही है, पार्टनर से झगड़ा हो रहा है, बॉस से झगड़ा हो रहा है, क्या करूं। लेकिन मजबूरी में हमको वो काम करना पड़ता है, क्योंकि हमने एक सफेद हाथी को पा लिया है, ठीक है जी। आप मेरा वीडियो अब देख पा रहे हैं। हमारा क्या होता है कि हमको ईएमआई भरने के लिए, हमको अपना ईएमआई भरने के लिए काम करते रहना पड़ता है, काम करते रहना पड़ता है, ठीक है जी। और ये हमारा सबसे लंबा लोन होता है जिंदगी का, ठीक है जी। जब आप टाउनशिप में जाएंगे तो आप बड़ा घर लेंगे, आपकी मेंटेनेंस कॉस्ट बढ़ जाएगी, आपको हर साल उसकी प्रॉपर्टी टैक्स देना है। जब आप टाउनशिप में रहेंगे तो आपके बच्चों को बहुत सारे विकल्प हैं। कैसे विकल्प है, आपका बच्चा बोलेगा मेरे को पापा जिम जाना है, पैसे लग गए। बेटी बोलेगी मेरे को जुम्बा क्लास जाना है, डांस क्लास जाना है, कराटे क्लास जाना है, स्केट, बहुत सारे विकल्प हैं। जब आप बड़े घर में रहोगे, बड़ी सोसाइटी में रहोगे, तो क्या होगा, आपकी कॉस्ट ऑफ लिविंग बढ़ जाएगी। बड़ा घर, बड़ा बिजली का बिल, डोमेस्टिक हेल्प की कॉस्ट बढ़ जाएगी, आपका स्टेटस बढ़ जाएगा। तो आपने क्या किया, बड़ा हाथी पाला है तो उसको चारा तो बड़ा देना ही पड़ेगा ना दोस्त, है ना। आप हाथी को ये नहीं बोल सकते भाई तू 2 गन्ने खा के खुश रहे, ऐसा नहीं होता है। तो जब जब आप किसी बड़े घर को लेते हैं, बड़े घर को देखिए, घर खरीदना एक आर्ट है। बैंक वाले तो तैयार बैठे हैं जी, आपको जितने पैसे चाहिए वो आप ले लो, आपकी इनकम का हम 50%, 55%, 60% तक फंडिंग कर देंगे, ठीक है जी। बात ये नहीं कि आप कितनी फंडिंग लेते हैं, बात ये है कि आपको ईएमआई चुकानी है। अगर आप 60% की फंडिंग लेते हैं तो बचे हुए 40% में क्या आप अपना घर का खर्चा चला सकेंगे, क्या आप अपने बच्चों को अच्छी एजुकेशन दे सकेंगे, क्या आप अपनी लाइफ को एक बेहतर तरीके से जी सकेंगे, क्या आप सही तरीके से निवेश कर सकेंगे। भाई आने वाले समय के लिए मुझे कॉर्पस फंड तो बनाना ही है, कि कहीं ऊपर से मेरी लॉटरी लगने वाली है, केबीसी में जाके मैं कुछ जीतने वाला हूं। देखिए, हर एक चीज एक से एक कड़ी के रूप में जुड़ी हुई है, ठीक है। तो जब आप घर खरीदते हैं तो बहुत सोच समझ के घर खरीदने की कोशिश कीजिए, कि क्या मेरे पास इतनी धनराशि है कि मैं उसका डाउन पेमेंट कर सकता हूं, क्या मेरे पास इतनी राशि है, क्या मुझे इतनी कंटिन्यूटी रहेगी इनकम में कि मैं उसका ईएमआई भर सकूंगा, ठीक है जी। ये तो एक चीज हो गई। लोग भाग इसके एक कदम आगे चले जाते हैं और वो क्या बोलते हैं कि भाई हमने एक घर ले लिया, मुझे एक और घर लेना है, हॉलीडे होम होना चाहिए वो, कि भाई वीकेंड मनाने के लिए मैं वहां चला जाऊंगा, या मैं हवा पानी बदलने के लिए वहां पे चले जाऊंगा, मैं गोवा में जाके अपना घर बना लेता हूं, तो जब मेरा मन करेगा गोवा में जाऊंगा, हवा पानी मेरी बदल जाएगी, और जब मेरे को जरूरत नहीं है तो मैं उसको रेंटल बेसिस पे चढ़ा दूंगा। देखिए, जब आप रेंट पे चढ़ाने के या ये कॉन्सेप्ट रखते हैं, या आप बोलते हैं मैं बंगलो बनाना चाहता हूं, जब आप ऐसी बात कह रहे हैं, सोच रहे हैं, तो आप कम से कम 40-50 लाख के निवेश की बात कर रहे हैं। घर ऐसे छोटा 5-10 लाख में नहीं आता है, बड़ा उसमें लगता है।
और उसके सामने आपको क्या मिलने वाला है? आपको रेंट मिलने वाला है 8,000, 10,000, 12,000, दैट इज इट। आपकी उसके सामने क्या खर्चा है? आपको उसका प्रॉपर्टी टैक्स भरना है, ठीक है जी। आपको उसका मेंटेनेंस करना है। आप अगर किराए पे दोगे तो किराएदार तो मतलब आपकी फ्लैट का या आपके घर की देखरेख तो आपके जैसे तो करेगा नहीं। भाई मेरी चीज को तो मैं बहुत संवार के रखूंगा, लेकिन दूसरे की चीज है तो अरे तोड़ो ना, क्या फर्क पड़ता है? एटीट्यूड पे फर्क आ जाता है, माइंडसेट आदमी का बदल जाता है, ठीक है जी। तो आप ये सोचोगे मैं उसको बेच के पैसे कमा लूंगा। प्रॉपर्टी को बेचना इतना आसान नहीं है। मैंने प्रॉपर्टी मार्केट में 10 से 12 साल काम किया है, पूरे पैन इंडिया का एक्सपेंशन देखा है, तो मुझे मालूम है कि कमर्शियल प्रॉपर्टी किस तरीके से चलती है, रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी किस तरीके से चलती है। देखिए, हम सर्विस क्लास वाले या बिजनेस क्लास वाले या मिडिल क्लास वाले अपने जीवन काल में 2 से 3 प्रॉपर्टी ही बना पाते हैं। हम उस कैटेगरी में नहीं कि हम 20-25 प्रॉपर्टी बना लें और उसके पैसे कमा सकें। तो जभी भी आप ये रियल एस्टेट में पैसा डालते हैं, आप जिस घर में रहते हैं उसकी कीमत है बिग ज़ीरो, ZERO। क्यों ज़ीरो है? जिस दिन आप उस घर को बेच के बाहर निकलेंगे, आपके खाते में पैसे आएंगे, उसी दिन उस पैसे की गिनती है। तब तक तो उसकी कोई कीमत नहीं है। जिस घर में हम रहते हैं उसकी कीमत ज़ीरो है। भले कहने के लिए आप बोलो मैं 2 करोड़ के घर में रहता हूँ, 4 करोड़ के घर में रहता हूँ, दोस्तों उसकी वैल्यू है ज़ीरो। जो आपके खाते में पैसे आ गए उसको ही गिनती कीजिए। नोशनल कॉस्ट को गिनती मत कीजिए, नोशनल प्रॉफिट को गिनती में बिल्कुल मत लीजिए। अब आपको मैं इसके आगे की कहानी सुनाता हूं। आपने ले लिया एक घर, ठीक है जी। जब आप नए घर में जाते हैं तो आपकी अर्धांगिनी बोलती है, सुनो जी, नए घर में जा रहे हैं तो नया पर्दा होना चाहिए, नया सोफा होना चाहिए, नया फ्रिज होना चाहिए, नया ये होना चाहिए, नया वो होना चाहिए। यकीन मानिए आपको और बच्चों को छोड़ के सब कुछ नया होता है ना जी। आपको और आपके बच्चों को छोड़ के सब कुछ नए घर में नया होता है। आपकी अर्धांगिनी बोलेगी कि नया चाहिए, और आपने अगर आनाकानी की तो आपका हुक्का पानी बंद हो सकता है, ठीक है ना जी। बिल्कुल व्यवहारिक बात कर रहा हूं, आपके मेरे साथ ये हुआ रहेगा, मेरे साथ तो हुआ था, इसलिए आपसे साझा कर रहा हूं। जब आप इस तरीके का खर्चा करते हैं, आप इंटीरियर करने के लिए निकल पड़े हैं। इंटीरियर इज नेवर एंडिंग स्टोरी। घर पे खर्चा करना वो एक कुआं है जिसमें आप बाल्टी भर के पानी डालते जाइए, डालते जाइए, डालते जाइए, और वो कभी भरेगा नहीं। आप इंटीरियर करने के लिए निकले हैं, आप अपनी फ्लोरिंग चेंज करा लीजिए, आप सॉफ्ट फर्निशिंग के लिए निकले, आपके पास इतने सारे विकल्प हैं जिसका हिसाब नहीं। आप पेंटिंग करने के लिए निकले हैं, आप पीओपी के लिए आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस है, आपके लिए पेंट में आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस है। सो बाजार में इंटीरियर का तो बहुत बड़ा मार्केट है, और आप जितना खर्चा करेंगे वो बहुत कम है। हर बार जब जब फेस्टिवल आता है, दिवाली आता है, हर दूसरे तीसरे साल में हम घर की पेंटिंग करते हैं। हमको हर दिवाली पे जब जब बोनस मिलता है तो हमको लगता है इस बार मैं फ्रिज खरीद लूं, इस बार मैं क्या करूं वॉशिंग मशीन खरीद लूं, इस बार मैं क्या करूं माइक्रोवेव, इस बार मैं क्या करूं बड़ा टीवी खरीद लूं। तो हमारी जो घर की सजावट की जो चीजें हैं उसकी लिस्ट तो बनी ही रहती है। आपके पास पैसे बाद में आते हैं, जाने का दरवाजा खुला रहता है खर्चा करने के लिए, ठीक है जी। तो जब भी आप इंटीरियर करें, व्हाइट गुड्स खरीदें, सॉफ्ट फर्निशिंग लें, थोड़ा सा सोच समझ के कीजिए, थोड़ा सा पकड़ के चलिए। मुझे मालूम है बहुत बहुत मुश्किल होता है भैया, होम मिनिस्ट्री के सामने तो किसी की नहीं चलती है, ठीक है जी। तो वो आप किस तरीके से उस चीज को हैंडल करते हैं, अर्धांगिनी जी को हैंडल करते हैं, बच्चों को हैंडल करते हैं, अगर आप हैंडल नहीं करेंगे, आज आप हाँ बोलेंगे तो आने वाले समय में वो हाँ आपको मेरे को बहुत 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 महंगा पड़ेगा, ठीक है जी। तो ये हमारी छठी गलती होती है। अब हम चलते हैं इसके आगे 7वीं गलती। अब क्या हो गया, डिजिटल वर्ल्ड हो गया है, हर चीज आपको ऑनलाइन अवेलेबल हो गई। अब तो हम बाजार में जाके देखना ही नहीं चाहते। हम बाजार में जाके देखना ही नहीं चाहते कि बाजार में क्या मिल रहा है। सब कुछ आपको डिजिटली मिल जाता है, बटन दबाइए, मोबाइल पे लैपटॉप पे सारे विकल्प आपको दिख जाते हैं, ठीक है जी। तो क्या होता है, आप घर के बाहर जाते नहीं है, आपको लगता है मैं अमेजोन में चला गया, आज के दिन में क्या सेल लगी है, मेरे को कहाँ मैक्सिमम डिस्काउंट मिल रहा है, मैं फटाफट वो सामान खरीद लूं। कई बार क्या होता है कि आपको एक 20% का डिस्काउंट देने के लिए 2,000 का सामान बेच दिया जाता है, ठीक है जी। रेस्टोरेंट्स वाले आपको क्या बोलते हैं, हम आपको डिस्काउंट देंगे, आप इस टाइम पे आएंगे, हैप्पी आवर्स देंगे हम आपको। देखिए ये एक अलग अलग स्ट्रैटेजी ये लोग अपनाते हैं अपने सामान को बेचने के लिए। वो तो हमें समझना है,
हमें हमारी समझदारी लगानी है कि मुझे कहाँ पे खर्चा करना चाहिए। मैं दिल से सोच रहा हूँ या दिमाग से सोच रहा हूँ खर्चा करने के लिए। देखिए, जब आप इस तरीके के काम करते हैं, ऑनलाइन बाइंग करते हैं, अब क्या हो गया है? डॉक्टर भी ये कहते हैं कि कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड हो चुका है और आपको, मेरे को, हम जैसे लोगों को प्रोफेशन में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो गया है। ठीक है जी? बॉस का टेंशन है, टारगेट का टेंशन है, मेरा डिलीवर नहीं कर पा रहा हूँ, मेरी डेडलाइन है और बहुत सारी चीज़ें हमारे ऑफिस में चलती रहती है। उससे निकलने के लिए हम क्या करते हैं, फील गुड फैक्टर के लिए हम क्या करते हैं, हम वीकेंड पे चले जाते हैं मॉल में और अपने स्ट्रेस को, स्ट्रेस बस्टर जो है वो क्या है, वो शॉपिंग है। हम जाते हैं और मॉल में जाते हैं तो हमको वो सेल्स वाला बहुत इंपॉर्टेंट फील कराता है, क्योंकि ऑफिस में तो सुबह से शाम तक बॉस की गाली खाते हैं, मैं तो खाता ही हूं, इसलिए आपसे साझा कर रहा हूं। तो मैं क्या करता हूं, अरे कोई तो जिंदगी में मुझे ऐसा मिले जो मेरी तारीफ कर सके। हम ह्यूमन साइंस क्या बोलता है, बिहेवियर साइंस क्या बोलता है, हम सबको ये चाहिए कि कोई ना कोई हमें अप्रिशिएट करे कि आप बहुत अच्छे इंसान हैं, आप बहुत अच्छे दिखते हैं, आप में बहुत समझदारी। और ये सारी चीजें हमको कौन बोलता है, हमारे को सेल्स वाला बोलता है। वो आपको ये सब इसलिए बोलता है क्योंकि उसे अपना माल बेचना है। तो हम जब जाते हैं वहां पे मॉल में, फील गुड फैक्टर हमको मिलता है और हम सामान एक के बाद एक के बाद एक के बाद खरीदते चले जाते हैं। हमें पता ही नहीं चलता है कि हमें कब रुकना है और हमें इसकी आदत पड़ जाती है। डॉक्टर्स भी बोलते हैं कि भाई अब बहुत सारे लोगों को शॉपिंग के वो अडिक्ट हो चुके हैं, उन्हें मालूम ही नहीं, अगर वो अपना अमेज़न पे नहीं जाएँगे, ई कार्ट पे नहीं जाएँगे, ईबे पे नहीं जाएँगे तो उनका खाना हजम नहीं होता है। लोग बाग देखिए, यहाँ पे जो मैंने फोटो बनाई है उसमें क्या है? चाय पी रहे हैं और साथ में वेबसाइट देख रहे हैं। ऐसी लोगों की आदत हो चुकी है। ये आपको ना पड़े, मुझे ना पड़े, तो आपको सोचने समझने की जरूरत है। ये हम सबकी मिस्टेक नंबर 7 हो सकती है। अब हम चलते हैं 8वीं मिस्टेक की तरफ। देखिए, डिजिटल वर्ल्ड है तो क्या करते हैं, हम ऑनलाइन सब कुछ खरीद रहे हैं। ऑनलाइन चीज खरीदने के लिए आपके पास वॉलेट होना चाहिए, पेमेंट वॉलेट होना चाहिए, डेबिट कार्ड होना चाहिए, क्रेडिट कार्ड होना चाहिए। अब हम सब बहुत ज्यादा समझदार हो गए कि मैं मेरा खर्चा क्यों करूं सामान खरीदने के लिए, जब बैंक वाला मेरे को 40 डेज का, 30 डेज का, 45 डेज का फ्री क्रेडिट पीरियड दे रहा है, तो मैं क्रेडिट कार्ड यूज करता हूं, उसका पैसा यूज करूंगा, सामान घर में लाऊंगा, जीरो डाउन पेमेंट पे लाऊंगा, जीरो इंटरेस्ट पे लाऊंगा। हमें लगता है हम बहुत ज्यादा समझदार हो गए हैं। दोस्तों, बिल्कुल ठीक बात है, हम समझदार हो गए कि हम बैंक का पैसा इस्तेमाल करना चाहते हैं, समझदारी से समझना चाहते हैं। देखिए, क्रेडिट कार्ड की इंडस्ट्री ने पिछले 12 से 15 साल में जितनी प्रोग्रेस की है, वो किसी भी इंडस्ट्री ने नहीं की है। उन्होंने हम सबको, आपको, मेरे को एडिक्ट बना दिया। उन्होंने हम सबकी लाइफ बड़ी इजी कर दी है प्लास्टिक मनी में। हमको ऐसा बोल दिया कि भाई आपको पैसे उठाने की जरूरत नहीं है, आप, मोबाइल है, वॉलेट का इस्तेमाल कीजिए। आप अपना पैसा क्यों खर्चा करते हैं? मैं आपको 40 दिन का क्रेडिट देता हूँ ना, फ्री पीरियड, आप खर्चा कीजिए। आप अगर अफोर्ड नहीं कर सकते हैं एसी तो आप खरीद लीजिए और मेरे को 12 किश्तों में पैसे देते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। और सेल्स वाला आपको क्या होता है, अरे सर आप इतने बड़े मैनेजर हैं, आप 1200 रुपये अफोर्ड नहीं कर सकते हैं? 1200 रुपये तो कुछ भी नहीं होता सर। और आप उस 1200 के चक्कर में चीज खरीद लेते हैं। जब आप ये क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल करते हैं, जब मैं ये क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल करता हूं तो मेरे को क्या सोचने की जरूरत है? मेरे को सबसे पहले तो ये देखना है कि मेरे ट्रांजैक्शन का पैटर्न क्या बनते जा रहा है। ये जो क्रेडिट कार्ड है वो हमारे माइंडसेट को बहुत ज्यादा खराब करता है। क्यों खराब करता है? जब जब आप पेमेंट क्रेडिट कार्ड से करते हैं, तब भी आपके सबकॉन्शियस माइंड में ऐसा फील ही नहीं आता है कि आपकी जेब कट रही है, आपकी जेब से पैसे जा रहे हैं। ठीक है, क्योंकि फील गुड फैक्टर है। आपने कार्ड दिया, उसने स्वाइप किया, आपने नंबर पंच किया, अपना पिन डाला और ट्रांजैक्शन हो गया। आपको मालूम ही नहीं पड़ रहा है कि आपने 5,000 का सामान खरीदा है, कि 12,000 का खरीदा है, कि 15,000 का खरीदा है। अगर आप वहां पे हार्ड करेंसी देंगे, 500 के नोट देंगे, तो आपके फट से सबकॉन्शियस माइंड में जाएगा कि भाई जेब से पैसे निकल रहे हैं। तो पहले तो हमारा जो स्पेंडिंग हैबिट है उसको उन्होंने चेंज कर दिया है प्लास्टिक करेंसी लाके। उसके उन्होंने क्या बोला, 45 डेज आपका फ्री ट्रांजैक्शन पीरियड है, हम आपको कुछ भी इंटरेस्ट चार्ज नहीं करेंगे। बहुत अच्छी बात है। जब हम क्रेडिट कार्ड को स्वैप करते चले जाते हैं तो हमको अपने बिल की, जो ट्रांजैक्शन का जो आपका पीरियड है, जो टेन्योर है, वो ध्यान रखने की जरूरत है, सबसे पहली चीज। दूसरी चीज, आपको ये ध्यान रखने की जरूरत है कि आपकी पेमेंट की ड्यू डेट क्या है। आपकी जो भी पेमेंट की ड्यू डेट है, मान लीजिए आपकी पेमेंट की ड्यू डेट हर महीने की 16 तारीख है, तो आप यकीन मानिए आपको आपके पेमेंट को एक दिन पहले, मतलब 15 तारीख को करना है।
कहीं पे कोई भी चांस मत लीजिए। अगर आप एक दिन भी डिले करते हैं, आपको बहुत भारी पेनल्टी लगेगी, आपका जीएसटी लगेगा। और आपने अगर पैसे पूरे नहीं दिए, कुछ लोग क्या करते हैं, मिनिमम पेमेंट करके बड़े सुखी हो जाते हैं। अरे मैंने इतनी शॉपिंग की, 3,000 रुपए भर दिए, 25,000 का मेरा बिल था, किश्तों में देता रहूंगा। आपको सबसे ज्यादा इंटरेस्ट चार्ज करता है क्रेडिट कार्ड। कितना जी? 24% से 42% तक लेके जाते हैं। सबसे महंगा अगर कोई ट्रांजैक्शन की कॉस्ट लगती है, वो क्रेडिट कार्ड पे लगती है। अच्छा, अब आप और मैं, हम सब बहुत ज्ञानी हो चुके हैं। हम लोग अपना स्टेटस सिंबल दिखाना चाहते हैं तो मल्टीपल हम क्रेडिट कार्ड ले लेते हैं, फिर क्रेडिट कार्ड पे रोटेशन शुरू कर देते हैं। जब जब आप क्रेडिट कार्ड पे रोटेशन शुरू करेंगे, आप ये मान के चलिए कि आप और मैं अपनी खुद की कब्र खोद रहे हैं। बुरा मत मानिएगा, बिल्कुल हकीकत है। जब जब लोग भाग क्रेडिट कार्ड के रोटेशन के चक्कर में शुरू करते हैं, आप वो बड़े ट्रैप में खुद फंसते जा रहे हैं। क्योंकि एक समय ऐसा आएगा कि आप अपने क्रेडिट कार्ड का रोटेशन कर ही नहीं पाओगे। आपके क्रेडिट कार्ड या तो खत्म हो जाएंगे, उसकी लिमिट खत्म हो जाएगी, या आपको समझ में नहीं आएगा कि अब मैं रोटेट कहां तक करूं। ठीक है ना जी? तो आप इस ट्रैप में फंसने से पहले इस क्रेडिट कार्ड को बहुत सोच समझ के इस्तेमाल कीजिए। अब क्योंकि हम सब कैश को यूज नहीं करना चाहते, बच्चे बड़े हो रहे हैं, आपको बच्चों को क्रेडिट कार्ड देना पड़ता है क्योंकि उनको पॉकेट मनी देनी है। तो देखिए, जब आप बच्चों को क्रेडिट कार्ड देते हैं तो लिखा जाता है बैंक ऑफ मॉम एंड डैड, आप उनके एटीएम कार्ड हैं। और जब जब आपका बच्चा कोई ट्रांजैक्शन करता है तो यकीन मानिए आपको उसको ट्रैक करने की जरूरत है। आपको मालूम तो पड़े आपका बच्चा खर्चा कहाँ कर रहा है। कई बार बच्चे क्या करते हैं, फास्ट फूड सेंटर पे चले जाते हैं, बड़ा बिल करके आते हैं, मैंने दोस्तों को पार्टी दी है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन आपको अपने बच्चे को एजुकेट करने की जरूरत है कि बेटा ये खर्चा आपको इस उम्र में करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। ठीक है जी? अगर आपको ये लगता है कि आपके बच्चे ने सही खर्चा नहीं किया, तो तुरंत उसको टोक दीजिए। अगर आप सही समय पे बच्चे को टोकेंगे तो आने वाले समय में जो वो नुकसान कर सकता है या करेगा, उससे आप और मैं बच सकते हैं। आपको ही अपने बच्चे को एजुकेट करना है। तो ये हम सब के लिए बहुत बड़ी मिस्टेक लाइफ की होती है। मिस्टेक नंबर 8। देखिए, अब क्या हो रहा है कि हमारे खर्चे होते जा रहे हैं, एक के बाद एक हमारी जेब कट रही है, घर हो गया, इंटीरियर हो गया, ये हो गया। हमें लगता है भाई आप कुछ पैसे कमा लेना चाहिए, कोई सोर्स ऑफ इनकम हमें और जनरेट कर लेना चाहिए। नौकरी में मेरा गुजारा नहीं होता है, तो हमें क्या समझ में आता है विकल्प, स्टॉक मार्केट में चलते हैं। कोविड आया था, लोगों ने 3 महीने में पैसे डबल कर लिए। मेरा दोस्त है शर्मा जी, उसने 6 महीने में 4x कर लिया, वर्मा जी ने ये कर लिया। और ऐसी हमें बहुत सारी सक्सेस स्टोरी सुनने को मिलती है बाजार में। और वो सारी सक्सेस स्टोरी को सुन के हम भी शेयर मार्केट में कूद जाते हैं। ठीक है जी? बहुत अच्छी बात है। जब जब आपको कोई अपॉर्चुनिटी मिलती है पैसे कमाने की, तो आपने मैंने उस अपॉर्चुनिटी को इनकैश करना चाहिए। मैं बिल्कुल स्ट्रांगली इस बात को एंडोर्स करता हूं, इस बात को मानता हूं। ठीक है जी? जब आप शेयर मार्केट में जाते हैं तो आपको एक तो शेयर मार्केट का ज्ञान नहीं है, मेरे को शेयर मार्केट का ज्ञान नहीं है। और किसी के कहने पे मतलब मेरा कस्टमर रिलेशन मैनेजर बोलता है कि सर ये स्क्रिप्ट में पैसा डाल दीजिए, 30% मैं आपको गारंटी देता हूं पैसा बढ़ेगा ही बढ़ेगा। ठीक है? और उसके कहने पे आप और मैं निवेश करते हैं। कई बार वो स्टॉक ऊपर जाता है, कई बार वो नीचे आता है, हमें समझ में नहीं आता है, तो हमारे पैसे टूटने शुरू हो जाते हैं। फिर वो आपको क्या विकल्प देता है कि सर एक काम कीजिए ना, मैं आपको मार्जिन मनी देता हूं, आपको मैं 10x का एक्सपोजर देता हूं, तो आप 100 रुपए लगाइए और उसका 10 टाइम्स का मैं आपको शेयर खरीदने की लिमिट दे देता हूं। 100 रुपए आपके, 1,000 रुपए का शेयर खरीद लीजिए। जब जब उसका सेटलमेंट होगा, जो प्लस माइनस होगा, आप उसका सेटल कर दीजिएगा। आपको वो ऐसे एक ट्रैप में फंसाने की कोशिश करता है, आप और मैं उसमें फंस जाते हैं। ठीक है जी? फिर हम वो मार्जिन मनी के चक्कर में निकल पड़ते हैं। हमारी लिमिट कब खत्म होती है हमें समझ में नहीं आता कि भाई इसके आगे मुझे व्यवहार करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। और अगर मैं नहीं रुका और अगर मेरे को मार्जिन मनी से ज्यादा पैसा देना पड़ गया, बाजार टूट गया, गिर गया, मुझे नुकसान हो गया, तो मैं कहां से पैसे लाऊंगा? अपनी सेविंग्स, बचत तोड़ के लाऊंगा, मेरा निवेश तोड़ के लाऊंगा, और बहुत तकलीफ होती है। फिर हमको एक और विकल्प दिया जाता है बाजार में, सर इंट्राडे कर लीजिए ना, सुबह 9:15 बजे पैसे लगाइए, 3:30 बजे प्रॉफिट लेके आप बाजार से निकल जाइए। कहाँ आप स्विंग ट्रेडिंग में लगे हैं, कहाँ आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, कहाँ आप लॉन्ग टर्म की बात कर रहे हैं, 3 साल 5 साल रोज का आप प्रॉफिट लीजिए ना। और हमें बड़ा अच्छा लगता है, अरे रोज का रोज प्रॉफिट आएगा, मतलब मजे आ जाएंगे। और वो हमको इस ट्रैप में बड़े प्यार से फंसा देते हैं। जब जब हम बिना बाजार को समझे इंट्राडे में घुसते हैं, नुकसान ही करते हैं।
देखिए, अगर मैं अपनी लाइफ को, आपकी लाइफ को बहुत अलग ढंग से प्रेजेंट करूं, हम सब ने अपना करियर शुरू करने से पहले अपनी बेसिक एजुकेशन ली, स्कूल में गए, कॉलेज में गए, उसके बाद हमने अपना जॉब शुरू किया होगा। हो सकता है किसी ने अपना मास्टर करके जॉब शुरू किया होगा, किसी ने स्पेशलाइजेशन करके अपना जॉब शुरू किया होगा, किसी ने अपना पीएचडी करके जॉब शुरू किया होगा या प्रोफेशन चालू, मतलब मोटा मोटा क्या, आपने मैंने लगभग 12 से 15 साल पढ़ाई की है, उसके बाद हमने अपना बेसिक एबीसीडी से जॉब शुरू किया है, ठीक है जी। तो हमने 15 से 18 साल पढ़ाई करने के बाद एक मामूली सा छोटा सा जॉब शुरू किया है। क्या शेयर मार्केट में आने से पहले आपने मैंने 15 साल तो छोड़िए, क्या हमने 15 दिन की भी पढ़ाई की है? 15 महीने की भी पढ़ाई की है? नहीं की ना। हार्ड अर्न मनी को हम किसी के कहने पे, हमने किसी न्यूज़ चैनल पे कोई सुना, कोई टिप ले ली और हमने उस पे निवेश कर दिया। हमने किसी फाइनेंस के पेपर में कुछ टिप पढ़ ली, अपनी समझ के हिसाब से बिना किसी ज्ञान लिए हमने उसमें निवेश कर दिया। जब-जब हम आधी अधूरी इंफॉर्मेशन से निवेश करेंगे, हमारा नुकसान होगा ही होगा। अब नया एक आ गया, सर फ्यूचर्स में काम कर लीजिए ना, 1 महीने का आपको मिलेगा। 1 दिन में अगर आपको प्रॉफिट नहीं हो रहा है, इंट्राडे अगर आपकी पर्सनैलिटी में नहीं जा रहा है, माना कि बहुत इम्पल्सिव होता है, रोज के रोज आपको बहुत डायनामिक डिसीजन लेने पड़ते हैं और आपको जमता नहीं, आपकी तो मीटिंग चलती है, आप तो फ्यूचर्स ले लीजिए। 1 महीने का टाइम है आपके पास, मजे से काम कीजिए और भारी भरकम नुकसान होता है। मैंने 2008 की मंदी देखी है। मैंने बहुत सारे लोगों को राजा से रंक होते हुए देखा है स्टॉक मार्केट में। स्टॉक मार्केट एक वो जगह है जहां पे पढ़े लिखे लोग पैसा बनाते हैं। सिर्फ 5% लोग ही पैसा बनाते हैं, 95% लोग नुकसान करके जाते हैं। क्यों नुकसान करके जाते हैं? क्योंकि वो बाजार को बिना समझे किसी के कहने पे निवेश करते हैं और भारी नुकसान करके निकलते हैं। बहुत सारे लोग ये मिस्टेक करते हैं, भारी नुकसान करके बाहर निकलते हैं और कहते हैं कि शेयर मार्केट तो जी सट्टा है। अगर हमें कोई खेल खेलना है तो हमें उस खेल के नियम आने चाहिए। सो फाइनेंस इज ए नंबर गेम। प्ले द गेम एज पर द रूल्स ऑफ द गेम। जो हमारा फाइनेंस है वो आंकड़ों का खेल है। अगर आपको उस खेल के नियम मालूम नहीं है तो पहले नियम को समझिए, फिर खेलने के लिए मैदान में उतरिए। बिना जाने समझे अगर आप खेलने के लिए उतरेंगे तो नुकसान ही करेंगे। जब जब नुकसान आपका होगा तो आपके फाइनेंशियल कॉर्पस से आप बहुत पीछे आ जाएंगे। अगर आपने सोचा कि मैं अपनी जिंदगी में अपनी शाम के लिए 5 करोड़ का कॉर्पस फंड बनाना चाहता हूं, और अगर आप और मैं इस तरीके की गलती करेंगे तो हम 5 करोड़ तक तो पहुंच ही नहीं पाएंगे। हो सकता है मेरा कॉर्पस फंड 2 करोड़ पे आके रुक जाए। मैंने सोचा था 5, 2 आ गया, तो मेरा लाइफ स्टाइल में बचे हुई शाम जो मेरी है बहुत मुश्किल से दोस्तों कटेगी। सो आने वाली शाम आपकी मेरी बहुत अच्छी हो तो हमें ये सारी गलतियों से बचने की आवश्यकता है। अब क्या होता है, जब आपने मैंने बहुत नुकसान कर लिया तो हम क्या बोलते हैं, अब हमें थोड़ी सी सेफ्टी चाहिए, हमें थोड़ी सी हेजिंग चाहिए, हमें अपनी लाइफ को प्रोटेक्ट करने की जरूरत है और हम खरीदते हैं फिर इंश्योरेंस। फिर इंश्योरेंस की दुकान आप और मैं लगा लेते हैं। कैसे लगा लेते हैं? हम इंश्योरेंस खरीदते हैं अपने दोस्त से जो हमारी सोसाइटी में रहता है, या हम अपने बॉस से लेते हैं क्योंकि उसकी बीवी इंश्योरेंस की चैनल पार्टनर है, या अपने ऑफिस के किसी कलीग से लेते हैं क्योंकि रोज उसके साथ बैठ के उठना बैठना है, खाना खाना है, चाय पीनी है, या हमारे परिवार में ऐसा कोई रिश्तेदार है जिसको हमारे को सामना करना पड़ता है। ये 4 तरीके के जो लोग हैं उनसे हम इंश्योरेंस खरीदते हैं, ठीक है। हम उनसे इंश्योरेंस क्यों खरीदते हैं? क्योंकि हम उन्हें ना नहीं बोल सकते, पहली चीज। दूसरी चीज, हमको रोज उनका आमना सामना करना पड़ता है और हमारी मजबूरी हो जाती है उनसे जान छुड़ाने के लिए। हम बोलते हैं साहब एक इंश्योरेंस दे दो, मेरी जान छोड़ो। सामने वाला आपको वो इंश्योरेंस प्रोडक्ट बेचता है जिसमें उसको मैक्सिमम कमीशन मिलने वाली है। उसको आपकी लाइफ में, आपके फाइनेंशियल स्ट्रक्चर में धेले का इंटरेस्ट नहीं है। उसको तो अपना घर चलाना है, तो वो आपको वही प्रोडक्ट बेचेगा जिसमें उसको मैक्सिमम कमीशन मिलने वाली है, ठीक है जी। हम तो जानबूझ के बोलते हैं कि आ बैल मुझे मार। और बहुत सारे लोग आपको इंश्योरेंस के लिए बोलते हैं, अरे सर बच्चे के नाम पे ले लीजिए, प्रीमियम कम है, मनी बैक स्कीम ले लीजिए, आपको इतने समय के बाद आपको पैसा आता रहेगा, ठीक है ना। आपको जब पैसे की जरूरत होगी पैसा आता रहेगा, उस हिसाब से प्लान कर लीजिए। ये तो मार्केट लिंक है, इसमें तो आपको बहुत अच्छा बेनिफिट मिलेगा। सबसे अच्छा निवेश ये नई इंश्योरेंस पॉलिसी में ले लीजिए। आपको वो इंश्योरेंस एक निवेश का इंस्ट्रूमेंट बता के बेचता है, जबकि इंश्योरेंस है क्या? इंश्योरेंस एक वो प्रोडक्ट है जो कि आपका मेरा आने वाले समय में जो नुकसान है उसको
कवर करता है, मतलब आपके और मेरे होने वाले नुकसान को कम से कम हो, उस नुकसान को भरने का प्रावधान है। इंश्योरेंस इज अ डॉक्यूमेंट विच कवर्स अनसीन लॉसेस विच विल हैपन टुडे और इन कमिंग डेज। तो आने वाले समय में जो नुकसान हो उसको कवर करने के लिए हम इंश्योरेंस लेते हैं। इंश्योरेंस का निवेश से कुछ लेना देना नहीं है, वो आपको मेरे को गलत ढंग से प्रेजेंट करके बेचा जाता है। अगर हम उस इंश्योरेंस पॉलिसी की पूरी वर्किंग करके देखेंगे तो उसके ऊपर हमको आरओआई, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट जो है वो 6%, 6.5%, 5% आएगा, जो कि बैंक के इंटरेस्ट के आजू बाजू रहेगा, उससे ज्यादा नहीं होगा। ठीक है जी। तो आपको मेरे को इंश्योरेंस एक गलत स्टोरी सुना के बेचा जाता है। आपको बोला जाता है सर ले लो, टैक्स बेनिफिट मिलेगा। टैक्स बेनिफिट के चक्कर में हम आ जाते हैं, बिल्कुल जरूरी है मुझे टैक्स बचाना है। अरे मेरे दोस्त, 30% बचाने के लिए तू कितना निवेश कर रहा है वो तो देख। 20% बचाने के लिए आप कितना निवेश करें, आप किस स्लैब में हैं, और आप वो 1 साल की इनकम टैक्स का बेनिफिट लेने के लिए कमिटमेंट ले रहे हैं अगले 5 साल के लिए, 10 साल के लिए, 20 साल के लिए, 25 साल के लिए। आपका वो कमिटमेंट हो गया ना। आपके क्या फाइनेंशियल स्ट्रक्चर में प्रावधान है, वापस से वो बात आ गई मेरी कि फाइनेंशियल स्ट्रक्चर में प्रावधान है। तो जब भी आप इंश्योरेंस लेते हैं तो समझने की कोशिश कीजिए कि मैं इंश्योरेंस क्यों ले रहा हूं, मेरे को किसकी लाइफ में इंश्योरेंस लेना है, अपनी लाइफ में लेना है कि बच्चे की लाइफ में लेना है कि पिताजी की, माँ की, मेरी अर्धांगिनी। ठीक है जी। इंश्योरेंस उसके नाम पे लिया जाता है जो आपके और मेरे घर का ब्रेड विनर है, मतलब कमाऊ पुत है, जो उसके नाम पे इंश्योरेंस ली जाती है। कल को खुदा ना खास्ता उस इंसान का कुछ हो जाए, हैंडीकैप हो जाए, तो हमारा घर चलता रहे, इंश्योरेंस से हमको पैसे आ जाए। बेसिक कॉन्सेप्ट इंश्योरेंस का ये है। अच्छा, अब क्या होता है, क्योंकि हमने जीवन में इतने थपेड़े खा लिए हैं, इतनी सारी गलतियां कर ली है, तो हमको लगता है अब तो हमें अपनी लाइफ को बहुत सिक्योर कर लेना चाहिए, अब थोड़ा सा सेफ्टी नेट बना के चलना चाहिए। यार मैंने बहुत गलती कर ली, शेयर मार्केट में पैसे डुबा दिए, दुनिया भर की इंश्योरेंस गलत मैंने निवेश कर दिया, बड़ा घर खरीद लिया, गाड़ी खरीद ली, ये हो गया, वो हो गया, अब मुझे थोड़ा सा सेफ्टी नेट की तरफ जाना चाहिए। और हम क्या करते हैं फिर, सेफ जोन में जाते हैं और अपने पैसे का निवेश करते हैं बैंक के इंस्ट्रूमेंट में। आप बोलोगे इसमें क्या गलत बात है रोहित भाई? नहीं, बिल्कुल गलत बात नहीं है, आप बिल्कुल सही जा रहे हैं। बट जब आप बैंक के किसी इंस्ट्रूमेंट में निवेश करते हैं तो आपका ऑब्जेक्टिव क्या है उसमें रखने का? जैसे बच्चे का जॉब शुरू हुआ तो आप बोलते बेटा एक 500 रुपए की, 1000 रुपए की आरडी खोल दे, तू क्या कर, टर्म डिपॉजिट बना ले, 1 साल का पैसा जमा होता रहेगा, फिर 1 साल के बाद तेरे को ब्याज आएगा, फिर वो ऐसा जमा करते रहना, फिर एक बड़ी रकम हो जाएगी लाख रुपए की, फिर अपन और आगे कुछ देख लेंगे। अभी तो 5,000 का तू क्या करेगा, एफडी बना। ठीक है जी, टर्म डिपॉजिट। आपकी ये जो सोच है या मेरी जो सोच है वो कितनी सही है, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। जब हम बचत खाता खोलते हैं, बचत खाता, खाते को क्या होता है, खाते की डेफिनेशन आती है खाता। ठीक है जी। मतलब वो आपके और मेरे पैसे को खा रहा है, इसलिए हम उसको बोलते हैं खाता। आप बोलोगे ये क्या बात हुई, बिल्कुल सही बात है। खाता का मतलब है वो आपके मेरे पैसे को खा रहा है। कैसे खा रहा है? देखिए, इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन मतलब बढ़ती हुई कीमतें। अगर आप गूगल में जाके देखेंगे और पता करेंगे हमारे देश की बढ़ती हुई कीमत, इन्फ्लेशन का रेट 8 से 9% हर साल का है। मतलब हर साल आज जो सामान आपको 100 रुपए का मिल रहा है, अगले साल वही सामान आपको 108, 109 रुपए में मिलेगा। ठीक है जी। 8% की आपकी इन्फ्लेशन बढ़ गई। जब हम बैंक में कोई पैसा रखते हैं, कोई भी धनराशि हम बैंक में निवेश करते हैं, तो हमको क्या ब्याज मिलता है? 5.5%, 6%। ठीक है जी। हो सकता है 6.5% भी मिल जाए, कहीं सीनियर सिटीजन के कैटेगरी में आपने डाल दिया, 6.5% हमको और आपको मिल रहा है रिटर्न। उसके सामने मेरी बढ़ती हुई कीमतें हैं जी 8% की, मतलब नुकसान हो रहा है 1.5% का। हम पढ़े लिखे लोग खुद अपने पैसे को बैंक में रख के समझदारी से हर साल उसको 1.5 से 2% का नुकसान कर रहे हैं, उसकी बाइंग पावर को कम करते जा रहे हैं। हम सब पढ़े लिखे लोग हैं जी। आपने, मैंने ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, मास्टर और दुनिया भर का सब कुछ किया हुआ है। हम सब पढ़े लिखे लोग जानबूझ के ये पैसा बैंक में रख के अपने पैसे को तोड़ रहे हैं। तो सबसे पहले सवाल आता है, रोहित भाई बैंक में रखना बंद कर दें, आपके पास कोई विकल्प है? बताइए कहां रखूं मैं पैसा। सुनिए सुनिए, पूरी बात को सुनिए। पहली चीज तो हमको इस चीज की क्लैरिटी होगी कि हम जो पैसा बैंक में रख रहे हैं
उसको मैं उसकी बाइंग पावर को 1.5 से 2% हर साल तोड़ रहा हूं, कम कर रहा हूं। ठीक है, क्लैरिटी है जी इस चीज में। तो हमें बैंक में पैसा रखना चाहिए कि नहीं रखना चाहिए? बिल्कुल रखना चाहिए। कितना रखना चाहिए? आपकी जितनी इमरजेंसी फंड होता है। आपका इमरजेंसी फंड क्या है? वो आपके घर का जो खर्चा है, वो 3 महीने का, जो मान लीजिए आपके घर का खर्चा है 10,000 रुपया। कितना है जी? 10,000 रुपया। तो आपको आने वाले 3 से 6 महीने का जो आपका खर्चा है, 30,000 या 60,000 कम से कम रखना चाहिए। लोग बाग अलग अलग विकल्प देते हैं। मैं सीधा कहता हूं कि भाई, आपका जो भी घर का खर्चा है, कम से कम 9 टाइम्स ऑफ दैट आपने अपने बैंक में रखना चाहिए। मतलब अगर आपका घर का खर्चा है 10,000 रुपया, तो आपके बचत खाते में 90,000 रुपये होना चाहिए। ये 90,000 क्यों होना चाहिए बचत खाते में? जिन लोग को बहुत सारे बाजार के विकल्प मालूम नहीं है, जहां पे आप अपने पैसे का सही ढंग से निवेश कर सकते हो, और जो बिल्कुल सेफ है, जिनको मालूम नहीं है, जानकारी नहीं है, उनको मैं कहता हूं भाई आप क्या कीजिए, सरल भाषा में बैंक के किसी भी टर्म डिपॉजिट में पैसा रख दीजिए। क्यों रख दीजिए? डिजिटल वर्ल्ड हो गया है, तो आपको जब भी जरूरत है आप अपनी एफडी को तोड़ सकते हो, कन्वर्ट कर सकते हो, मोबाइल बैंकिंग से या इंटरनेट बैंकिंग से आप उसको कन्वर्ट करके इस्तेमाल कर सकते हैं। कल को आपको कोई इमरजेंसी आ गई तो आपको भागना नहीं पड़ेगा, आप बैंक से तुरंत पैसा निकाल सकते हो, और एटीएम तो 24 घंटे अवेलेबल है। डिजिटल वर्ल्ड है, आप डिजिटली भी अपने वॉलेट से सामने वाले को पैसा दे सकते हो, आप एटीएम से पैसे विड्रॉ कर सकते हो। तो ये पैसा कि आप अपने पैसे को इमीडिएटली एक्सेस कर सकते हो। और हमें इमरजेंसी में ऐसी ही सिचुएशन आके खड़ी होती है कि बॉस, हमारा कोई प्रियजन परिवार का बीमार हो गया, तो उसको हॉस्पिटल लेके जा रहे हैं, तो अब क्या? पैसे की जरूरत है। तो हम आजू बाजू ना देख के अपने ही टर्म डिपॉजिट को तोड़ के या बचत खाते से पैसे निकाल के उस मुश्किल घड़ी से उभर सकते हैं। तो वो सारी जो इमरजेंसी कैटेगरी की चीजें होती है, उसको हमें कवर करने के लिए बैंक में पैसे रखने चाहिए। तो आपको उतनी ही धनराशि बैंक में रखनी है, बैंक के इंस्ट्रूमेंट में निवेश करनी है, जो कि आपकी इमरजेंसी फंड की कैटेगरी में आती है। उसके अलावा के जो पैसे हैं, उसको आपको दूसरे इंस्ट्रूमेंट में निवेश करना चाहिए, ताकि आप उसको इन्फ्लेशन से ऊपर रिटर्न पा सको। अगर इन्फ्लेशन 8% है, तो आपका रिटर्न अगर 8% आता है, मतलब आपकी मेरी बाइंग पावर इन्फ्लेशन को कवर कर रही है। अगर मैं 8% से ऊपर 10% कमा रहा हूं, मतलब मैं 2% एक्स्ट्रा इनकम जनरेट कर रहा हूं। मैं आपको वो भी विकल्प बताऊंगा। अभी तो मैं आपको आपकी और मेरी गलतियां साझा कर रहा हूं। क्या होता है कि पहले हमें बीमारी मालूम होनी चाहिए, फिर हम सही डॉक्टर के पास जाके उसका इलाज करेंगे। ठीक है जी, हम गलतियां समझ रहे हैं। तो ये आपकी और मेरी, देखिए मैक्सिमम लोग अपना पैसा जो है बैंक में ही पार्क करते हैं। बैंक में पैसा पार्क करने की डेफिनेशन अलग अलग होती है। आपकी क्या एज है, आपका क्या फाइनेंशियल स्ट्रक्चर है, क्या आप कितना रिस्क लेना चाहते हैं, कितना एक्सपोज करना चाहते हैं, उसके हिसाब से आप ये करते हैं। सीनियर सिटीजन अपना पैसा बैंक में पार्क करते हैं, उनको रिस्क नहीं लेना है। हर एक इंसान के पैरामीटर्स अलग अलग होते हैं। फाइनेंस इज ए वेरी रिलेटिव टर्म, बट आपके और मेरे लिए 9 महीने का जो आपका घर खर्च है, उतना ही पैसा आपको बैंक में रखना चाहिए। बाकी आपको बहुत सारे बाजार में विकल्प है, उसमें लगाना चाहिए, क्योंकि आपकी और मेरी पैसे कमाने की उम्र है। मैं मेरे प्राइम टाइम में पैसा नहीं कमाऊंगा, अगर मैं आपके और मेरे प्राइम टाइम में पैसे को नहीं बढ़ाऊंगा, तो फिर कैसे चलेगा? फिर दोस्तों, जिंदगी की शाम बड़ी मुश्किल से कटेगी। ठीक है जी। अब मैं जो आपको 12वें नंबर की मिस्टेक बताने जा रहा हूं, 12वें नंबर की जो आपको मैं मिस्टेक बताने जा रहा हूं, उसके लिए बोलने से पहले मैं आपसे माफी चाहूंगा। हो सकता है कि ये विकल्प बताने के बाद या ये गलती आपसे शेयर करने के बाद आपके सेंटिमेंट्स थोड़े से हर्ट हो जाए। क्या आप बोलोगे रोहित भाई, ये बात जचती नहीं है? तो मैं वो बोलने से पहले आपसे माफी मांग लेता हूं। आपके सेंटिमेंट्स को हर्ट करने के लिए नहीं आया हूं। आपसे मैं सिर्फ फाइनेंशियल स्ट्रक्चर पे फाइनेंशियल मिस्टेक को समझाने साझा करने के लिए आया हूं। ठीक है जी। आप इस अगली गलती को फाइनेंशियल एंगल से देखने समझने की कोशिश कीजिए। जब जब आप दिल से किसी चीज को, फाइनेंशियल डिसीजन को लोगे, नुकसान करोगे। जब जब आप दिमाग का इस्तेमाल करोगे, तो आपके फाइनेंशियल डिसीजन सही जाएंगे, आपको क्लैरिटी देंगे, आपके सामने क्लैरिटी हो जाएगी। अगला क्या है? अगला है अनप्लान्ड स्टार्ट ऑफ फैमिली। ठीक है जी। देखिए, ये एक बहुत ही सेंसिटिव सब्जेक्ट है। बहुत सारे लोग, हम एक कंजर्वेटिव सोसाइटी से आते हैं और लोग भाग इस टॉपिक पे बात नहीं करना चाहते हैं। लोग बोलते हैं अरे बस,
ये मतलब आप वेबिनार में ओपनली पब्लिक के ये सब डिस्कस कर रहे हैं, ये जचता नहीं है रोहित भाई। देखिए क्या है, किसी ना किसी को तो सही बात बोलनी ही पड़ेगी कि दोस्त ये अपन गलती कर रहे हैं। देखिए आपने अपना करियर शुरू किया, शादी कर ली, बड़ी शादी कर ली, हनीमून पे चले गए, बड़ा घर खरीद लिया, इंटीरियर्स में लग गए, फिर आप ऑनलाइन बाइंग में चले गए, फिर आपका क्रेडिट कार्ड के स्यापे हो गए, शेयर मार्केट के स्यापे हो गए, फिर आपका इंश्योरेंस का झमेला हो गया, उसके बाद आप टर्म डिपॉजिट। देखिए एक के बाद एक कड़ी जुड़ती जा रही है गलतियों की। अगर आप अनप्लान्ड वे में अपने परिवार को शुरू कर देते हैं, आप एक नन्हे मेहमान को लेकर, जैसे ही शादी होते हैं हमारे माता पिता बोलते हैं एक बार पोते का मुंह तो दिखा दे फिर स्वर्ग सिधार जाऊंगा। ननिहाल से बोलते हैं अरे एक बार नाना नानी बना दो, हम प्रेम से अपनी जिंदगी जी सकेंगे। एक ही चीज तो मांग रहा हूं मैं आपसे, मेरा इतना भी तू नहीं कर सकता है। हमको इमोशनली ब्लैकमेल कर देते हैं हमारे पेरेंट्स, और हम भी उस इमोशन में बह के अपने परिवार में एक नन्हे मेहमान को लेके आते हैं। देखिए आपका मेरा जब नन्हा मेहमान आता है तो हम सीधा सीधा एक 25 से 30 लाख का निवेश कर रहे हैं। कैसे निवेश कर रहे हैं? जब नन्हा मेहमान आएगा तो मेरे को उसका मेडिकल देख रेख करना पड़ेगा, उसको मेरे को एक बेहतर जिंदगी देनी है तो उसको अच्छे स्कूल में मेरे को डालना है। स्कूल का सिलसिला मतलब एक 15-20 साल का चलेगा, उसकी मेरे को स्कूलिंग करानी है, उसका मेरे को फिर ग्रेजुएशन अच्छे कॉलेज से कराना है कि भाई उसको इंजीनियर बनाऊं कि डॉक्टर बनाऊं कि सीए बनाऊं कि क्या कराऊं, उसका स्पेशलाइजेशन होगा। फिर मैं उसकी बड़ी शादी करूंगा, फिर मैं उसको सेटल करूंगा, बिजनेस करना है तो मैं उसमें निवेश करूंगा, उसको कैपिटल दूंगा, या मैं उसको एक कंफर्टेबल लाइफ देने के लिए एक अच्छे घर में अच्छे माहौल में रखूंगा। देखिए हम अपने बच्चे को कंफर्ट देने के लिए लगातार अगले 20-25-30 साल तक खर्चा निवेश कर रहे हैं। खर्चा नहीं हम उसको कहते हैं, हम निवेश कहते हैं। हम लोग बड़े समझदार लोग हैं। अच्छा, हमारा जो संस्कृति है, हमारी जो परंपरा है वो बहुत इमोशनली कनेक्टेड है। हम लाइफ लॉन्ग अपने बच्चों के लिए कुछ ना कुछ करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि हम अपने बच्चों को बेस्ट लाइफ दें, और हमारा जितना सामर्थ्य है हम उतना अपने बच्चों के लिए करें। तो हमें अपनी आखिरी सांस तक अपने बच्चों के लिए कुछ ना कुछ करना ही है। फाइनेंशियली बोलिए, इमोशनली बोलिए, जो भी बोलिए। तो हम क्या करते हैं, अपने बच्चों के लिए करते जाते हैं। बहुत अच्छी बात है, हमने वो जिम्मेदारी लेनी चाहिए। लेकिन भाई मटीरियलिस्टिक वर्ल्ड में हर चीज पैसे से आती है। फोकट में तो पानी भी नहीं मिलता, पानी की बोतल भी खरीदनी पड़ती है जी। ठीक है, तो हर चीज की कॉस्ट है। नन्ना मेहमान आया तो हमारा एक 25 से 30 लाख का निवेश हो गया। ठीक है जी, आप उसको माने या नहीं माने, बट बिल्कुल सही बात है। अगर आपने अपने फाइनेंशियल स्ट्रक्चर को बिना सोचे समझे नन्हे मेहमान को बुला लिया तो आपने शायद अपनी जिंदगी में थोड़ा सा जल्दी ये खर्चा शुरू कर दिया है। जल्दी से ही आपने निवेश शुरू कर। मैं खर्चा इसको इसलिए बोलता हूं ताकि ये बात थोड़ी सी आपको मेरे को चुभे। चुभे इन द सेंस कि मैं आपको बहुत सही कॉन्टेक्स्ट में बड़े अच्छे मन से ये बात को शेयर कर रहा हूं, क्योंकि मेरी चिंता ये कि आपकी मेरी शाम जो जिंदगी की है वो थोड़ी ठीक से जाए। मैं नहीं चाहूंगा कि आपकी मेरी शाम हम अपने बच्चों के ऊपर डिपेंडेंट हो, या मैं और आप अपने भाई बहन के ऊपर निर्भर हो, या आप और मैं ऐसा सोचे कि भाई हमारी पुरखों की जो जमीन है, घर है, उसको बेच के हम अपनी जिंदगी की शाम को गुजारें। ना जी ना, आप और मैं इतना सामर्थ्य रखें कि बड़ी कंफर्टेबली अपनी जिंदगी की शाम को गुजार सकें रिस्पेक्टफुली। तो ये गलती से बचने की कोशिश कीजिए। जो अभी परिवार को शुरू कर रहे हैं उनके लिए बिल्कुल निवेदन है कि बेटा थोड़ा सा सोच के समझ के परिवार को शुरू कीजिए। ठीक है जी, जब ये हमारी गाड़ी थोड़ी सी आगे निकलती है तो फिर क्या बोलते हैं, पहले तो ये कहते थे कि भाई एक बार पोते का मुंह दिखा दे, पोती का मुंह दिखा दे तो मैं स्वर्ग में सिधार जाऊंगा। ठीक है जी, या मेरे को नाना नानी बना दे फिर तो मैं आपसे जिंदगी में कुछ मांगूंगा नहीं, आपके साथ मेरे साथ हुआ रहेगा, 100% हुआ रहेगा जी। उसके बाद हमको एक और कहानी सुनने को मिलती है अपने बुजुर्गों से। हम उनको कुछ ना नहीं बोल सकते, हमारे बुजुर्ग हैं, जो कुछ हमने जिंदगी में सीखा है, आज जो कुछ भी हम कर रहे हैं अपने बड़ों के आशीर्वाद से ही कर रहे हैं। फिर वो आपको क्या बोलते हैं, यार बच्चा अकेला है, उसको कंपनी होनी चाहिए, तो उसको एक भाई ला दे, है ना जी। आप उसको एक भाई ला दो या एक बहन ला दो, उसको कंपनी हो जाएगी। हम दो हमारे दो, ये तो सब कहते ही हैं। तो परिवार थोड़ा सा भरा पूरा होना चाहिए, तो एक और की तो गुंजाइश बनती ही बनती है। सुना रहेगा ना आपने, ऐसा कुछ हुआ रहेगा आपके साथ, मेरे साथ तो हुआ है। मेरे को बहुत प्रेशराइज किया था कि मैंने कहा नहीं जी मेरी एक बेटी है, बहुत है, 10 के बराबर है, मैं बहुत खुश हूं।
और वो मेरे से बहुत नाराज हो गए थे। मतलब मुझे याद है कि मेरे ससुर जी ने तो मुझसे महीनों तक बात ही नहीं की थी। सासू माँ ने तो मेरे से 6 महीने तक नाराजगी बताई थी कि बेटा आपने जो मेरे से कहा है ये बिल्कुल जचता नहीं है। अच्छा, मेरा ये कहना था कि मेरे को एक मेरी बेटी है, मैं उसमें खुश हूँ, संतुष्ट हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, जब आप दूसरे मेहमान को लेके घर में आ रहे हैं, तो वापस से आप एक 25 से 30 लाख का निवेश कर रहे हैं। तो आपको ये सोचने की ज़रूरत है कि क्या आपको बड़े परिवार की ज़रूरत है? क्या आप बड़े परिवार को मेंटेन कर सकेंगे? क्या आप अपने दोनों बच्चों को उस तरीके का क्वालिटी लाइफ़ दे सकेंगे, जैसा आपने सोचा है कि भई जो मुझे नहीं मिला, उससे बेहतर ज़िंदगी मैं अपने बच्चों को दूँ? हम सबका ये ख्वाब रहता ही रहता है। मतलब हमें ये लगता है कि हमें जो लाइफ मिली है, मेरे बच्चे को मेरे से बेहतर लाइफ मिले। तो क्या हम 2 बच्चों को वो बेहतर लाइफ दे सकेंगे? क्या मेरे बाद का जो सक्सेशन होगा, ये दोनों बच्चे मिलके रहेंगे? क्योंकि आजकल तो हम देखते हैं भाई-भाई में बनती नहीं है, कोर्ट में जाके खड़े हो जाते हैं और हम उस बारे में ना बात करें तो अच्छा है, क्योंकि हम सब ने अपने परिवार में कहीं न कहीं वो कड़वे वचन, कड़वे एक्सपीरियंस किए होंगे कि भाई-भाई में पट नहीं रही है, भाई-बहन कोर्ट में जाके लड़ रहे हैं कुत्ते-बिल्लियों की तरह। हम उन चीज़ों को अपने परिवार में ना होने दें, तो ये सोच के ही दूसरे नन्हे मेहमान को घर पे लाइएगा। ठीक है जी? ये मेरा आपसे सिर्फ रिक्वेस्ट है, आपको जो ठीक लगे आप कीजिए, बिकॉज़ यू आर द मास्टर ऑफ योर लाइफ। आप ही अपने जहाज के कप्तान हैं, आपको ही बताना है कि आप अपने जहाज को किस दिशा में लेके जाना चाहते हैं, किस रफ्तार से लेके जाना चाहते हैं, आप अपने जहाज को कितना बड़ा बनाना चाहते हैं। आपके जहाज पे आप ही मालिक हैं, आप ही सरदार हैं। हम तो आपकी सेवा में आपको कुछ ज्ञान देने के लिए आए, ताकि आपकी मेरी ज़िंदगी की शाम बहुत अच्छे से बीत सके। अब हम चलते हैं अपनी आखिरी गलती की तरफ। अब क्योंकि ये परिवार की बात आ गई, इमोशन की बात आ गई, लाइफ़स्टाइल हो गया, बहुत डायनामिक हो गया, हमने अपनी कॉस्ट ऑफ लिविंग को बढ़ा लिया है, लाइफ़स्टाइल को हमने बढ़ा लिया है, हम बड़े-बड़े खर्चे करना चाहते हैं, बड़े घर में रहना चाहते हैं, बड़ी गाड़ियों में घूमना चाहते हैं, वेकेशन पे जाना। अरे साहब, ये तो इतनी लंबी लिस्ट है कि मैं बोलता चला जाऊँगा और पूरी रात निकल जाएगी, पूरा दिन निकल जाएगा और ये लिस्ट खत्म नहीं होगी। तो जब हमारे और आपके खर्चे बढ़ने लगते हैं और वो आय से आगे निकल जाते हैं, इनकम से बाहर निकल जाते हैं, तो डेफिशिएंसी शुरू हो जाती है। कमाई है ₹100, खर्चा है 102, 103, तो ऊपर के जो ₹2 या ₹3 वो कहाँ से आएँगे? आपको क्रेडिट कार्ड पे पैसा घुमाना पड़ेगा, आपको पर्सनल लोन लेना पड़ेगा, आपको व्हीकल लोन लेना पड़ेगा, आपको क्या करना पड़ेगा? आपको रिश्तेदारों से पैसा माँगना पड़ेगा, दोस्तों से पैसा माँगना पड़ेगा। होता है ना, रिश्तेदार आके बोलते हैं, "यार थोड़े समय के लिए दे दे, मैं तेरे को 1 महीने में पैसा वापस दे दूँ।" अच्छा, वो इमोशनल इतना ज़बरदस्त होता है कि हम ना उसको हाँ बोल सकते हैं, ना हम उसको ना बोल सकते हैं। तो ये गलती क्यों होती है, मैं आपको बताता हूँ। जब हम रिश्तों में आके पैसे को देते हैं, तो हमें ये मालूम नहीं है कि हमारे वो पैसे वापस आएँगे कि नहीं आएँगे। सबसे क्लियर बात है, जब मैंने पैसे अपने रिश्तेदारों को दिया है, तो मुझे मालूम नहीं कि वो पैसा मेरा वापस आएगा कि नहीं आएगा, और जब वो पैसा वापस आएगा तो मेरा ये रिश्ता बचेगा या नहीं बचेगा, पहली चीज़। दूसरी चीज़, क्या मेरे ज़रूरत के समय पे वो मेरी धनराशि मेरे को वापस मिलेगी? कई बार क्या होता है कि हमको धनराशि मिलती नहीं है और वो पैसे टूटने शुरू हो जाते हैं। तो जभी भी आप अपने रिश्तेदारों को पैसा दीजिए, तो थोड़ा-सा सोच समझ के दीजिए, ठीक है? तो ये तो हो गई हमारी 13 फाइनेंशियल मिस्टेक्स। अब हमें लगता है भैया इसके कुछ हमें सॉल्यूशंस भी मिलने चाहिए। तो मैं आपके साथ सॉल्यूशन शेयर करूँगा फाइनेंशियल फ्रीडम के। मेरा गेटवे जो अगला प्रोग्राम है, उसमें आप मेरे साथ जुड़िए और हम इसके विकल्प को वहाँ पे शेयर करेंगे, चर्चा करेंगे। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। आपसे मैं इजाज़त लेना चाहूँगा। थैंक यू सो मच।